मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, देयर वाज ए ग्रेट फेमिन इन रोम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंग्लिश और फेमिन की हिंदी में मतलब क्या होती है और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होती है। फेमिन की हिंदी में मतलब है सूखा, अकल, कमी, अनाहार, भूखमरी। चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए इस वर्ड की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एग्जांपल, देयर वाज ए ग्रेट फेमिन इन रोम। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है रोम में भयंकर अकाल पड़ा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जान लेते हैं। हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इस प्लेनेट हैड बीन डेसिमेटेड बाय फेमिन एंड वार। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है उसके ग्रह की आधी आबादी अकाल और युद्ध से नष्ट हो गई थी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जान लेते हैं। ए फेमिन हैड बीगन टू रेज। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है अकाल का कहर शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जान लेते हैं। द कॉजेस ऑफ फेमिन आर पार्टली नेचुरल एंड पार्टली आर्टिफिशियल। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है अकाल के कारण आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से कृत्रिम है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हो फेमिन की हिंदी में मतलब क्या होती है और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से और भी इंग्लिश और हिंदी में एग्जांपल के साथ जानने के लिए हमारे इस चैनल के होम पेज में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे फेमाइन का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग या अर्थ क्या होता है। फेमाइन, इसका हिंदी अर्थ है सूखा, अकाल, कमी, अनाहार, दुष्काल, भूखमरी। सूखा, अकाल, कमी, अनाहार, दुष्काल या भूखमरी। वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग है अ लैक ऑफ फूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए लार्ज एरिया दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ मैनी पीपल। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल, अ फेमाइन हैड बिगन टू रेज। यहाँ फेमाइन का मतलब है अकाल। उदाहरण, अकाल शुरू हो गया था। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। दोस्तों इस वीडियो में जानने वाली है फेमिन का क्या मतलब होता है। FAMINE फेमिन का मतलब होता है अकाल, दुष्काल या कमी, यानी कोई चीज़ है उसकी कमी हो गई कुछ टाइम के लिए तो उसे अपन फेमिन कहते हैं। सूखा, अनाहार यानी भोजन की कमी होना या भोजन ना मिलना फेमिन। भूखमरी या भोजन की कमी, दोस्तों यही फेमिन होता है। फेमिन क्या होती है? फूड शॉर्टेज एंड द स्कैरसिटी ऑफ फूड या डिप्रीवेशन। दोस्तों फेमिन को एक सेंटेंस से समझते हैं। द पॉपुलेशन वाज डिसिमेटेड बाय फेमिन, यानी अकाल से जनसंख्या नष्ट हो गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकारी पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करना। बेहतर है वीडियो में जानकारी साथ तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही शिक्षा पीएम तक को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, बड़े फायदे में रहोगे। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फेमाइन FAMINE फेमाइन का मतलब क्या होता है। इस वीडियो को इस वर्ड को बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, फेमाइन का मतलब होता है अकाल या भूखमरी, कमी, किसी चीज का कमी होना, अनाहार यानी अन्न का ही कमी होना, या दुष्काल या सूखा। अगर सूखा पड़ जाता है तो इसका भी मतलब होता है फेमाइन। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि फेमाइन का मतलब होता है अकाल, भूखमरी जहां पे भूख के कारण मतलब लोग मरे, या किसी चीज का कमी होना, शॉर्टेज होना, अनाहार या फिर अन्न का कमी होना, दुष्काल या सूखा, कहीं भी जो सूखा पड़ता है। बहुत मतलब सारा ऐसा जगह होता है जहां पे वर्षा ही नहीं होता है, पानी नहीं होता है, मतलब जो बारिश पड़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब वहां सूखा हो गया, यानी कि वहां पे फेमाइन आ गया, यानी कि सूखा फैल गया। तो चलिए दोस्तों इस वर्ड का मतलब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मेनी पीपल डाई ऑफ फेमाइन एवरी ईयर। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस का मतलब कि हर साल कई लोग अकाल से मर जाते हैं, यानी कि जो भूखमरी होते हैं या सूखा होता है या किसी चीज की कमी के कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग का मतलब डेथ हो जाता है। ये यही मतलब होता है दोस्तों इस वर्ड का फेमाइन का मतलब। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वर्ड का मतलब फेमाइन का मतलब बहुत अच्छे ढंग से इजी वे में समझ चुके हैं। आज का शब्द है फैमिन। इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कमी से होने वाली मौतें, दुर्भिक्ष, अकाल, दुर्लभता या दुष्काल। इस शब्द के उदाहरण है, फैमिन इज प्रिवेंटेबल इफ देयर इज पॉलिटिकल विल। राजनीतिक इच्छा शक्ति होने पर अकाल को रोका जा सकता है। इन इथियोपिया मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू फैमिन। इथियोपिया में अकाल के कारण लाखों लोग मारे गए। हेलो फ्रेंड्स, फेमन वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है आइए आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। फेमन वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है अकाल, कमी, दुष्काल, भुखमरी या फिर सूखा, यानी कि एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर वाज ए ग्रेट फेमन इन रोम। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि रोम में भयंकर अकाल पड़ा। तो आई होप फेमन वर्ड का हिंदी मीनिंग आप लोग जान गए होंगे। ऐसे ही और डेली यूसेज वर्ड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेमिन का हिंदी में क्या मतलब होता है या फिर मीनिंग ऑफ फेमिन इन हिंदी। तो इसका हिंदी अर्थ है अकाल, भूखमरी, अन्न की कमी, खाद्य संकट, सूखा, भूखमरी की स्थिति, यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाने की कमी होती है और जिसके कारण व्यापक स्तर पर कुपोषण, भूखमरी और बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि जब देश में या किसी शहर में, राष्ट्र में कहीं पे भी भूखमरी होती है और उसकी वजह से लोगों की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, उसे हम फेमिन कहते हैं। तो आइए फिर एग्जांपल से अच्छे से जान लेते हैं। द विलेज सफर्ड फ्रॉम अ सेवियर फेमिन, यानी कि गांव गंभीर अकाल से पीड़ित हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। फेमिन्स का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। फेमिन्स जो है वो फेमिन का प्लूरल होता है, यानी कि एक से ज़्यादा फेमिन को हम फेमिन्स कहते हैं। और फेमिन का अर्थ होता है सूखा, अकाल। सूखा या अकाल का मतलब होता है कि जब काफी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो फसलें जब सूख जाती हैं, यानी कि जहाँ पर नदियाँ या और सिंचाई के साधन नहीं होती वहाँ पर जब बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, जिससे भोजन की या खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है, उसे सूखा या अकाल कहते हैं। इसके अलावा इसको भुखमरी भी कहा जा सकता है, कमी, दुष्काल, अनाहार या भोजन की कमी। इंग्लिश में इसे हम फेमिन कहते हैं, एक से ज़्यादा को फेमिन्स कहा जाता है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि सूखे और अकाल ने यहाँ 20 लाख लोगों की जान ली है तो आप कहेंगे ड्राउट एंड फेमिन्स हैव किल्ड अप टू 2 मिलियन पीपल हियर। ड्राउट एंड फेमिन्स हैव किल्ड अप टू 2 मिलियन पीपल हियर। या अगर आप ये कहना चाहें कि हर साल अकाल के दौरान कई लोग भूख से मर जाते हैं तो आप कहेंगे मैनी पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन ड्यूरिंग फेमिन्स एवरी ईयर। मैनी पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन ड्यूरिंग फेमिन्स एवरी ईयर। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फेमिन। फेमिन फेमिन का अर्थ होता है सूखा, सूखा पड़ना, अकाल, भुखमरी, कमी, दुष्काल, अनाहार या भोजन की भारी कमी। यानी कि पहले के समय में जब बरसात नहीं होती थी तो फसलें नहीं होती थी, क्योंकि काफी जगह पर सिंचाई जो है फसलों की सिंचाई वो वर्षा के पानी से ही की जाती थी, यानी कि नदियां और सिंचाई के दूसरे साधन नहीं होते थे। तो उस समय जब सूखा पड़ जाता था, यानी किसी वर्ष जब बिल्कुल बारिश नहीं होती थी तो फसलें भी नहीं होती थी, उसको फेमिन या सूखा पड़ना कहा जाता था। और आज के दिन भी कुछ इलाकों में ऐसा होता है। इसको एग्जांपल सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। वी मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द फेमिन रिलीफ फंड। वी मेड मतलब कि हमने किया, अ कंट्रीब्यूशन मतलब कि एक योगदान, और टू द फेमिन रिलीफ फंड मतलब कि अकाल राहत कोष में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमने अकाल राहत कोष में योगदान दिया या योगदान किया। Many people die of famine every year. Many people मतलब कि कई लोग, die मतलब मरते हैं, of famine मतलब कि अकाल से, और every year मतलब हर साल। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ हर साल कई लोग अकाल से मर जाते हैं या भूखमरी से मर जाते हैं। चैनल को भी वीडियो से जगह जाकर देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिकरेंट का हिंदी मतलब क्या है या फिर रिकरेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों रिकरेंट का हिंदी मतलब होता है आवर्ती, आवर्तक, बारंबार होने वाला, पुनः दोबारा होने वाला। दोस्तों इसे हम एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे इसका पहला एग्जांपल है, नेचर इज अ रिकरेंट थीम इन फ्रस्ट पोएट्री। फ्रस्ट की कविता में प्रकृति एक आवर्ती विषय है। दोस्तों इसका सेकंड एग्जांपल है, और डेंटिस्ट में डिसाइड टू एक्सट्रैक्ट द टूथ टू प्रिवेंट रिकरेंट ट्रबल। बार बार होने वाली परेशानी को रोकने के लिए दंत चिकित्सक दांत निकालने का निर्णय ले सकता है। तो दोस्तों रिकरेंट का मेनली हिंदी अर्थ होता है आवर्ती, आवर्तक, बार बार होने वाला या फिर बारंबार होने वाला। तो दोस्तों अब आप ऐसे ही वर्ड का हिंदी और अंग्रेजी मतलब समझने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। Hello friends, welcome to our YouTube channel and please subscribe to our channel. So let's start our video. And our word is recurrent. RECURRENT. It is an adjective. इसका हिंदी में मतलब है आवर्तक and its meaning in English is repeated. Synonyms are recurring and repetitive. Antonym is isolated. Example sentence is, she had a recurrent dream about falling. हेलो दोस्तों, आज का वर्ड है रिकरेंट। RECURRENT। रिकरेंट वर्ड का हिंदी मतलब है आवर्ती, बारंबार होने वाला या दोहरा करने वाला, यानी जो चीज बार बार होती है उसे कहा जाता है रिकरेंट। इसका इंग्लिश मीनिंग है रिटर्निंग और अपीयरिंग अगेन एज अ पैटर्न और फिनोमिनन। इसको सेंटेंस में प्रयोग कैसे किया जाता है समझते हैं। रिकरेंट माइग्रेन्स बिकम ए सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर हर हेल्थ, यानी उसका बारंबार होने वाला माइग्रेन उसके स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बन गया। रिकरेंट का मतलब होता है आवर्ती, बारंबार होने वाला या दोहरा करने वाला। इसी के साथ मिलते एक नई वीडियो में। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर नए वर्ड सीखते रहिए। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। रिकरेंट 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 का हिंदी अर्थ होता है आवर्ती, बारंबार होने वाला या आवर्तक। चलिए दोस्तों इसे और अच्छे समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। पॉवर्टी इज अ रिकरेंट थीम इन हर नॉवेल्स। इसका हिंदी अर्थ होता है उनके उपन्यासों में गरीबी एक आवर्तक विषय है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है हमारा, ही सफर्ड फ्रॉम रिकरेंट बोट्स ऑफ फीवर। इसका हिंदी अर्थ होता है उसे बार बार बुखार आ रहा था। इसी तरह तीसरा और आखिरी एग्जांपल है हमारा, रेस इज अ रिकरेंट थीम इन द वर्क। इसका हिंदी अर्थ होता है रेस काम में एक आवर्तक विषय है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इन एग्जांपल के माध्यम से रिकरेंट का हिंदी अर्थ काफी अच्छे समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.besthindimi.com पर विजिट भी कर सकते हैं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। रिकरेंट का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। रिकरेंट का अर्थ होता है बार बार घटने वाला, यानी कि कोई चीज़ बार बार घटित होती है, कोई चीज़ बार बार होती है तो उसको हम रिकरेंट कहते हैं। इसके अलावा इसको आवर्तक भी कहा जा सकता है। आवर्तक का मतलब होता है जो एक नियमित अंतराल के बाद कोई चीज़ बार बार होती रहती है या जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है या आवृत्ति होती रहती है तो उसको भी रिकरेंट कहते हैं। सभी तीनों शब्दों का एक ही मतलब है कि किसी चीज़ का बार बार होना। इसके अलावा इसका अर्थ होता है दोहरा करने वाला या बार बार होने वाला। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसके उपन्यासों में गरीबी एक आवर्तक विषय है, यानी कि गरीबी का बार बार जिक्र होता है, तो आप कहेंगे पॉवर्टी इज अ रिकरेंट थीम इन हर नॉवेल्स। पॉवर्टी इज अ रिकरेंट थीम इन हर नॉवेल्स। या अगर आप ये कहना चाहें कि तनाव के किसी भी आवर्तक कारणों की पहचान करने का प्रयास करें या कोशिश करें तो आप कहेंगे ट्राई टू आइडेंटिफाई यानी रिकरेंट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। ट्राई टू आइडेंटिफाई यानी रिकरेंट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप जानना चाहते हैं फैक्टेशियस। फैक्टेशियस को हिंदी में क्या कहते हैं? फैक्टेशियस मीनिंग इन हिंदी। फैक्टेशियस को हिंदी में बोला जाता है काल्पनिक या तो अवास्तविक या तो जो है आप बनावटी भी बोल सकते हैं। अगर इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो जैसा कि आप यह कहना चाहें उनकी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, उनकी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस वाक्य को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा हिज स्टोरी इज होली फैक्टेशियस। हिज स्टोरी इज होली फैक्टेशियस। अगर इस वाक्य को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हो जाएगा उनकी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण के तौर समझ लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, हेलमेट एक काल्पनिक चरित्र था। हेलमेट एक काल्पनिक चरित्र था। इस वाक्य को अगर हम जो है इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा हेलमेट वाज ए फैक्टेशियस करेक्टर। हेलमेट वाज ए फैक्टेशियस करेक्टर। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि फैक्टेशियस को हिंदी में क्या कहते हैं। फैक्टेशियस को हिंदी में बोला जाता है काल्पनिक या तो अवास्तविक या तो बनावटी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, कई सारी वीडियो पड़ी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Fiction. हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे स्वागत है। कुछ लोग इंडिया में इस शब्द को गलत बोलते हैं, जैसे फिक्टिशियस। तो आइए समझते हैं ये प्रोनाउंसिएशन गलत क्यों है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस। इस शब्द में 3 शब्दांश हैं। पहले शब्दांश को बोलिए फिक फिक। दूसरे शब्दांश को बोलिए डिश डिश। गलत प्रोनाउंसिएशन में हम इस शब्दांश को बोलते हैं टीश। तो आप इस शब्दांश को टीश नहीं बोलिए, आप इसको बोलिए डिश डिश। और आखिरी शब्दांश को बोलिए अस अस। गलत प्रोनाउंसिएशन में हम इस शब्दांश को बोलते हैं ईयर्स। तो आप इस शब्दांश को ईयर्स नहीं बोलिए, आप इसको बोलिए अस अस। तो बनेगा फिक्टिशियस फिक्टिशियस फिक डिश अस फिक डिश अस फिक्टिशियस फिक्टिशियस। और इस शब्द में आपको दूसरे शब्दांश पर जोर डालना है, फिक्टिशियस फिक्टिशियस। अब आपको मालूम हो गया इस शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। हेलो गाइस, सीएम लेसन चैनल में आपका स्वागत है। इसी वीडियो में हम सीखेंगे फिक्टिशियस वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहा जाता है और इसका हिंदी मीनिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फिक्टिशियस वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहा जाता है? फिक्टिशियस को पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, फिक्टिशियस का हिंदी में मतलब। फिक्टिशियस का हिंदी में मतलब है काल्पनिक, नकली,
झूठा, फर्जी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिक्टिशियस का हिंदी अर्थ क्या होता है या फिक्टिशियस का हिंदी में क्या कहते हैं। फिक्टिशियस का हिंदी अर्थ होता है बनावटी या झूठा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फिल्म में किरदार बनावटी है। द कैरेक्टर इन द मूवी इज फिक्टिशियस। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही डेली वर्ड्स मीनिंग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फिक्टिशियस, ये जो वर्ड है फिक्टिशियस, इसका मतलब क्या होता है। तो आज की वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, फिक्टिशियस का मतलब ये होता है काल्पनिक, कोई भी ऐसा चीज जो काल्पनिक हो, यानी कि असली में ना हो, बनावटी हो, अवास्तविक हो या मनगढ़ंत, मतलब मनगढ़ंत हो। बहुत सारा बात जो मनगढ़ंत होता है ना, उसी का मतलब होता है फिक्टिशियस। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि देखिए, तो फिक्टिशियस वर्ड का मतलब होता है काल्पनिक, बनावटी, अवास्तविक, जो वास्तविक में ना हो यानी कि रियलिटी में ना हो, या मनगढ़ंत, मतलब मनगढ़ंत हो। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए हम इस वर्ड को यानी कि फिक्टिशियस वर्ड को समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। द कैरेक्टर्स इन द बुक आर ऑल फिक्टिशियस। द कैरेक्टर्स इन द बुक आर ऑल फिक्टिशियस। तो कहने का हुआ कि पुस्तक के सभी जो पात्र यानी कि कैरेक्टर है वो काल्पनिक है, यानी कि असली में नहीं है, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्टिशियस है, यानी कि बनावटी है, काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। तो दोस्तों बस आपको इतना समझना है कि जहां भी आपको वर्ड दिखे फिक्टिशियस, आप समझिए कि इसका मतलब होता है काल्पनिक, बनावटी, अवास्तविक, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो रियलिटी में ना हो, या आप बस इतना समझिए कि इसका मतलब होता है मनगढ़ंत, यानी कि मन में कोई भी चीज बैठा लेना, ये जो रियलिटी में बिल्कुल ना हो। तो इसी का मतलब होता है दोस्तों फिक्टिशियस। हेलो गाइस, दिस इज मयंक। हमारा शब्द है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का यूज एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं। इसका मतलब होता है काल्पनिक, बनावटी। हरीश गेव अ फिक्टिशियस डिटेल अबाउट हिज फैमिली टू अ स्ट्रेंजर पर्सन। हरीश ने एक अजनबी व्यक्ति को अपने परिवार के बारे में काल्पनिक जानकारी दी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ओके गाइस, थैंक यू। फिक्टिशियस एड्रेस का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। फिक्टिशियस का अर्थ होता है काल्पनिक, फर्जी या बनावटी, और एड्रेस हम पते को कहते हैं। तो कई बार कोई व्यक्ति जो लोन लेता है या कोई क्रेडिट कार्ड लेता है या उसे कोई फ्रॉड करना होता है तो वो कोई ऐसा काल्पनिक पता दे देता है, अपनी मर्जी से ही कोई पता बनाकर डाल देता है जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि वहां पर ऐसा कोई पता या तो होता नहीं है या फिर उस पते पर उस व्यक्ति ने कभी कोई उसका लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे पते को फिक्टिशियस एड्रेस कहा जाता है, यानी कि काल्पनिक पता, फर्जी पता या बनावटी पता, यानी कि जो पता ऐसे ही बनाकर डाल दिया गया है, वास्तव में उस जैसा या उस पते के जैसा कोई पता है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज है ही नहीं, तो उसको हम फिक्टिशियस एड्रेस कहते हैं। ये जानकारी आपको एजुकेशनल पर्पस से दी गई है। हम किसी भी तरीके की धोखाधड़ी को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, ना ही इसका समर्थन करते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे फिक्टिशियस का इंग्लिश और हिंदी मीनिंग या अर्थ क्या होता है। फिक्टिशियस इसका हिंदी अर्थ है काल्पनिक, जाली, झूठा। वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग है इन्वेंटेड एंड नॉट ट्रू और एक्सिस्टिंग। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन द सोर्स ऑफ दिस फिक्टिशियस रूमर्स। यहाँ पे फिक्टिशियस का मतलब काल्पनिक से है। हम इन फिक्टिशियस काल्पनिक अफवाहों के स्रोत में रुचि रखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम्पल चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे फिक्टिशियस वर्ड का क्या मतलब होता है। फिक्टिशियस वर्ड का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जो रियल नहीं होता है, सच नहीं होता है, सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, दिमाग में सोचा जा सकता है, काल्पनिक होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिक्टिशियस, यानी जो फिक्शन होता है। जो फिक्शन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज जो कल्पना में होती है। सेंटेंस में वर्ड का उपयोग करते हैं। द कैरेक्टर्स इन नोवेल आर प्योरली फिक्टिशियस। जो उपन्यास है उसके जो पात्र पूरी तरह से काल्पनिक है। वीडियो को लाइक शेयर करें, वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब हिंदी में मनगढ़ंत, काल्पनिक, झूठा या नकली होता है। अगर आप इंग्लिश के और कई शब्दों को हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का अर्थ होता है काल्पनिक, अवास्तविक या बनावटी, यानी कि कोई चीज जो कल्पना में ही सिर्फ होती है, यानी कि वास्तव में जो कोई चीज ना हो। यानी कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। तो वास्तविक का मतलब कि जो वास्तव में कहीं ना कहीं घटी है वो वास्तविक घटनाएं हैं, और काल्पनिक घटनाएं वो हैं कि जो कहीं घटी नहीं, बस लेखक ने अपने मन से ही ऐसे ही कहानी बना दी कि यहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जो कल्पना पर आधारित होती हैं, यानी कि जो वास्तविक नहीं होती, बनावटी होती हैं, तो उनको फिक्टिशियस कहा जाता है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उनकी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है या पूरी तरह से बनावटी या अवास्तविक है, तो आप कहेंगे हिज स्टोरी इज होली फिक्टिशियस, हिज स्टोरी इज होली फिक्टिशियस। या अगर आप ये कहना चाहें कि हेमलेट एक काल्पनिक चरित्र था या एक काल्पनिक पात्र था, तो आप कहेंगे हेमलेट वाज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, हेमलेट वाज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर। अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोस आप चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, और आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ट्विस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जब आप मूवी या फिर सीरियल या कुछ भी देखते हैं तो उसमें ट्विस्ट जरूर आता है। कोई मूवी है जो बीच बाद आपका मान लीजिए वो आधा घंटे का है, तो 1 घंटे तक कुछ सेकंड पे पहुंचेगा, उसमें ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट का मतलब यानी जो हो रहा तो एक घुमा हुआ जाता है। जैसे मान लीजिए हीरो पहले क्या होता है, हीरोइन हीरो पीछे भाग रही होती है, तो ऐसा हो रहा है तो दोनों एकदम झगड़ा हो जाता है, हीरो कहता है हीरोइन पीछे भाग रहा है, तो ऐसा हो जाता है जिसका आप नहीं सोचते होते, उसे बोलते हैं ट्विस्ट, यानी कि मोड़, मरोड़ना, घुमाव। इसको बोलते हैं मोड़ भी ज्यादा यूज होता है। ट्विस्ट का मतलब मोड़, मरोड़ना, घुमाव, ये सब वर्ड ट्विस्ट का मतलब। आज का वर्ड है ट्विस्ट। ट्विस्ट का हिंदी में मतलब होता है गूंथना, यानी कि जैसे कि हम चोटी गूंथते हैं तो उसको हम ट्विस्ट कहते हैं। इसके अलावा घुमाना, लपेटना, किसी चीज़ को मोड़ना, मोड़ यानी कि कोई रास्ते में जो मोड़ आता है उसको हम कहते हैं मोड़, या फिर हमारी जिंदगी में जो मोड़ आते हैं अचानक से उनको भी हम कहते हैं ट्विस्ट। इसके अलावा मोचाना, लिपटना, मरोड़ना, अर्थ फेरना या फिर मिथ्या अर्थ देना, यानी कि किसी को कुछ कहते वक्त शब्दों के जो अर्थ हैं उनको मरोड़ तरोड़ कर बोलना, ये कहना, या जो उनका असली मतलब है वो ना बताकर कुछ और बताने को कहते हैं ट्विस्ट। इस वर्ड की इंग्लिश मीनिंग है द एक्शन ऑफ रोटेटिंग और टर्निंग समथिंग, ऑफन कॉजिंग इट टू वाइंड अराउंड इटसेल्फ और चेंज इट्स डायरेक्शन। इस वर्ड का दूसरा मीनिंग है ए कर्व और स्पाइरल शेप ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग बीइंग टर्न्ड और रोटेटेड। इसका तीसरा मीनिंग होता है एन अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग डेवलपमेंट इन अ स्टोरी और सिचुएशन। इसका फोर्थ मीनिंग होता है मैनिपुलेटिंग वर्ड्स और फैक्ट्स टू प्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशन। इस वर्ड का फिफ्थ मीनिंग होता है ए डांस मूव इन्वॉल्विंग ए क्विक रोटेशन ऑफ द बॉडी ऑफन ऑन द फीट। इसका अगला मीनिंग है ए सडन चेंज इन द डायरेक्शन और आउटकम। इस वर्ड की सिनोनिम्स हैं कर्व, टर्न, बेंड, कॉइल, स्पाइरल, रेंच एंड विंड।
इस वर्ड का पहला एग्जाम्पल है द प्लॉट ऑफ द मूवी टुक एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। इसका मतलब है फिल्म की कहानी में अप्रत्याशित मोड़ आया। इस वर्ड का दूसरा एग्जाम्पल है ही ट्राइड टू ट्विस्ट द लिड ऑफ द जार बट इट वाज स्टक। इसका मतलब है उसने जार का ढक्कन मोड़ने की कोशिश की लेकिन वह फंस गया था। तो दोस्तों ये था मीनिंग वर्ड ट्विस्ट का। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। So everyone, let's know the meaning of twist. Twist का क्या मतलब होता है? Twist means to turn a part of your body while the rest stays still. यानी शरीर का केवल एक अंग का घूमना या उसे घुमाना जबकि बाकी बॉडी एक ही पोजीशन में रहती है, उसको ट्विस्ट कहते हैं। Twist means to bend or turn into a particular shape. Twist means bend यानी मरोड़ना, ऐंठना, गूंथना, मरोड़ खा जाना, ऐंठ जाना या शरीर का कोई अंग घुमाना ट्विस्ट कहलाता है। या फिर किसी कहानी या परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित बदलाव या घटना को भी ट्विस्ट कहा जाता है। जैसे किसी कहानी में एकदम से सिचुएशन बदल जाती है, उसको कहते हैं कहानी में ट्विस्ट आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव द कैप अ ट्विस्ट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्विस्टेड का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। ट्विस्टेड का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो जो ट्विस्ट हो चुका हो या जिसे ट्विस्ट किया जा चुका हो उसे एडजेक्टिव के रूप में हम ट्विस्टेड कह सकते हैं। इसके अलावा ट्विस्टेड जो है वो ट्विस्ट का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि ट्विस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ट्विस्टेड। और ट्विस्ट का अर्थ होता है मरोड़ना, घुमाना, फेरना, लपेटना, मोड़ना, उलझाना, ऐंठना, संकेत देना, विकृत करना, अर्थ फेरना, मोच आना या झटके से खींचना। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मेरी एड़ी मुड़ गई है या मेरी एड़ी में मोच आ गई है तो आप कहेंगे आई ट्विस्टेड माई एंकल, आई ट्विस्टेड माई एंकल। या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने घुमाकर बोतल का ढक्कन खोला या खोल दिया तो आप कहेंगे शी ट्विस्टेड द टॉप ऑफ द बोतल, शी ट्विस्टेड द टॉप ऑफ द बोतल। या अगर आप ये कहना चाहें कि मैंने उसके घुटने के चारों ओर पट्टी लपेट दी तो आप कहेंगे आई ट्विस्टेड द बैंडेज अराउंड हर नी, आई ट्विस्टेड द बैंडेज अराउंड हर नी। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्विस्ट का क्या मतलब है, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। ट्विस्ट को हिंदी में कहेंगे मोड़, घुमाव। फॉर एग्जांपल, द प्लॉट ऑफ द मूवी टुक ए सरप्राइजिंग ट्विस्ट एट द एंड। फिल्म की कहानी के अंत में एक आश्चर्यजनक मोड़ आया। सी हैज ए यूनिक ट्विस्ट ऑन ट्रेडिशनल रेसिपीज। उसके पास पारंपरिक व्यंजनों पर एक अनोखा घुमाव है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज का वर्ड है ट्विस्ट। ट्विस्ट ट्विस्ट का मतलब होता है शरीर के केवल एक अंग को घूमना या घुमाना। इसका हिंदी मतलब होता है मोड़। इंग्लिश मीनिंग है टू टर्न ए पार्ट ऑफ योर बॉडी व्हाइल द रेस्ट स्टेज स्टिल। सेंटेंस में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण में समझते हैं। ट्विस्ट योर बॉडी अल्टरनेटिंग राइट एंड लेफ्ट स्ट्रेचेस, यानी अपने शरीर को मोड़िए, बारी बारी से दाएं और बाएं स्ट्रेच करें। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर दिन नए और सीखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्विस्ट का हिंदी में क्या मतलब है। तो ट्विस्ट का हिंदी अर्थ है मोड़, मरोड़, बल, वक्र, खम, मरोड़ना, घुमाना, फेरना, भांजना, बदलना। एग्जांपल, शी ट्विस्टेड द की इन द लॉक एंड ओपनड द डोर। उसने ताले में चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। तो इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही। ट्विस्ट, TWIST, ट्विस्ट बहुत बार हम लोगों को कहीं भी देखने को मिल जाता है। कल परसों मैंने देखा ट्विस्टी स्कूप्स नाम से आइसक्रीम वाली कंपनी भी है। तो ट्विस्टी यानी मतलब काफी सारे होते हैं, इनके मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला मेन होता है ट्विस्ट मतलब ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमावदार, या फिर झटका भी कह सकते हैं। घुमाओ, चक्करदार, चक्रे वाली, बेलनाकार, रोटी जैसी। और बात करें रस्सी, धागा, कोई ऐसी चीज़ जैसे घुमावदार हो, बहुत ज़्यादा घुमाव हो जिसके अंदर, और ऐंठन हो किसी चीज़ के अंदर, धागा आदि, पिंडा बोल देते हैं। गूंथना किसी चीज़ को भी ट्विस्ट बोल देते हैं, इधर से उधर उसको गूंथ रहे हैं वापस बार बार। और विकृत करना, लिपटना, मोड़ना, मुड़ जाना, हाथी हाथी छटपटाना आदि। मतलब इस तरीके से ट्विस्ट इधर उधर जैसे सांप होता है ना, इधर उधर ऐसे ट्विस्ट, मोच आना, घूमना। मतलब पैर में भी कहते हैं लोग, मेरे ट्विस्ट हो गया पैर, यानी मोच आ गई है, यानी मरोड़ा गया है पैर, झटका लग गया है उसके अंदर, घूम जाना आदि को जो कहते हैं ट्विस्ट। जानकारी चलिए लाइक करना। ट्विस्ट 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 का अर्थ होता है मोड़, मरोड़, ऐंठन, घुमाव, झटका, वक्र, मरोड़ना, मुड़ जाना, घूम जाना, मोच आना, अर्थ विकृत करना, यानी कि किसी चीज के अर्थ को बिगाड़ देना, विकृत करना, फेरना या घुमाना। इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। ट्विस्ट द वायर टू फॉर्म अ सर्कल। एक वृत्त बनाने के लिए यानी गोला बनाने के लिए तार को मोड़ें। ही गिव माय आर्म अ ट्विस्ट। उसने मेरी बाह को मोड़ दिया या मरोड़ दिया। चैनल पर भी वीडियोस हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि बिडर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। हम एग्जांपल्स, बिडर यानी बोली लगाने वाला, बोली दाता, देने वाला, नीलाम की बोली बोलने वाला। इन इंग्लिश इट्स मीनिंग इज पर्सन हु मेक्स एन ऑफर और बिड। फॉर एग्जांपल, द हाईएस्ट बिडर वॉन द ऑक्शन फॉर द एंटीक वास, यानी सबसे उच्च बोली देने वाले पुराने घर के लिए नीलामी जीता। तो गाइस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। बिड 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 का अर्थ होता है बोली, बोली लगाना, निविदा, निवेदन करना, दाम लगाना, आज्ञा देना, प्रयास या नीलामी की बोली। इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। दे पुट इन अ बिड फॉर द हाउस। दे पुट इन मतलब कि उन्होंने लगाई, अ बिड मतलब कि एक बोली, और फॉर द हाउस मतलब कि घर के लिए। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उन्होंने घर के लिए बोली लगाई या उन्होंने घर की बोली लगाई। ही बिड अस कीप इन अ रेडी पोस्चर। ही बिड अस मतलब कि उसने हमें आदेश दिया। कीप इन अ रेडी पोस्चर मतलब कि तैयारी की मुद्रा में रहने का। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसने हमें तैयारी की मुद्रा में रहने का आदेश दिया। चैनल पर भी वीडियोस हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं बिड का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन, और साथ ही देखेंगे कि हम बिड वर्ड का सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिड की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। BID बिड। बिड को हम बिड्स, बिडन, बिडिंग भी कहते हैं। बिड के सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द होते हैं। ऑफर, प्रस्ताव रखना, प्राइस, किसी चीज की कीमत लगाना, प्रपोजल, प्रस्ताव करना, सजेशन, सुझाव देना, अमाउंट, रकम तय करना, मेक अ बिड, किसी चीज की बोली लगाने को हम बिड कहते हैं। तो बिड का अर्थ क्या होता है? एन ऑफर टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर समथिंग, स्पेशली एट एन ऑक्शन। किसी चीज के लिए एक विशेष मूल्य का भुगतान करने की पेशकश करना, विशेष रूप से एक नीलामी के दौरान, तब उसे बिड कहा जाएगा। यानी जब कोई चीज नीलाम हो रही है उस समय किसी वस्तु की कीमत लगाने को बिड कहा जाएगा। तो आइए इसके कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। आई बिड ₹2000 फॉर द पेंटिंग। आई बिड ₹2000 फॉर द पेंटिंग। मैंने पेंटिंग के लिए 2000 रुपए की बोली लगाई। वी हैव मेड अ बिड ऑफ नियरली 400 मिलियन फॉर द कंपनी। वी हैव मेड अ बिड ऑफ नियरली 400 मिलियन फॉर द कंपनी।
हमने कंपनी के लिए लगभग 400 मिलियन की बोली लगाई है। She knew she could afford it, so she did not bid. She knew she could not afford it, so she did not bid. वह जानती थी कि वह इसे खरीद नहीं सकती थी, इसीलिए उसने बोली नहीं लगाई। Paris is bidding to host the next Olympics. Paris is bidding to host the next Olympic. पेरिस अभी ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगा रहा है। तो सिंपल शब्दों में बिड का मतलब होता है किसी चीज या वस्तु का दाम लगाना। बोली लगाने को हम बिड कहते हैं, यानी नीलामी के दौरान जब किसी चीज की बोली लगती है तो उसको बिड या बिडिंग कहा जाएगा। दाम लगाना या मूल लगाना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप बिड शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का शब्द है वो है बीडर। बीडर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या मतलब है जानेंगे। बीडर का मतलब होता है बोली लगाने वाला। पहले उदाहरण समझते हैं, द बीडर्स रेज्ड देयर हैंड्स। बोली लगाने वालों ने हाथ उठाया। दूसरे उदाहरण समझते हैं, द हाईएस्ट बीडर वॉन द ऑक्शन। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ने नीलामी जीती। तो बीडर मतलब बोली लगाने वाला। ऐसे ही और नए शब्द सीखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीडर बीडर का हिंदी में मतलब होता है बोली लगाने वाला। अगर आप इंग्लिश के और नए शब्दों को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरियर्स का हिंदी में क्या मतलब होता है या क्या मीनिंग होता है। तो एरियर्स का मतलब होता है बकाया, शेष, बकाया, ऋण शेष, बाकी पैसा या बाकी रही हुई राशि। ये वो पैसा होता है जो किसी को किसी और को देने में देर हो चुकी हो, जैसे सैलरी एरियर्स, रेंट एरियर्स, टैक्स एरियर्स। एग्जांपल, ही वाज अनेबल टू पे हिज रेंट एरियर्स। उसने अपने किराए का बकाया भुगतान अभी नहीं कर पाया है। तो इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, एरियर्स वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है, आइए आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। एरियर्स वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है बकाया, शेष, ऋण शेष या फिर बचत, यानी कि मनी दैट इज ओड एंड शुड हैव बीन पेड अर्लियर। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। दे फेल इनटू एरियर्स विद देयर रेंट। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि उनका किराया बकाया हो गया। तो आई होप एरियर्स वर्ड का हिंदी मीनिंग आप लोग जान गए होंगे। ऐसे ही और डेली वर्ड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एरियर्स का क्या मीनिंग होता है। एरियर्स, द मनी दैट समबडी ओज दैट ही और शी शुड हैव पेड अर्लियर। मींस वो पैसा जो पहले ही पे किया जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं दिया है, उसको हम एरियर कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है बकाया राशि। फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ दीज एरियर्स वाज मेड लास्ट वीक। मींस इस बकाया राशि का पेमेंट लास्ट वीक ही किया गया। आज की वीडियो में बस इतना। हेलो फ्रेंड्स, एरियर्स वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है, आइए आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। एरियर्स वर्ड का हिंदी अर्थ होता है बकाया या फिर शेष, यानी कि मनी दैट इज ऑड एंड शुड हैव बीन पेड अर्लियर। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। पेमेंट ऑफ दिस एरियर्स वाज मेड लास्ट वीक। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि इन बकाये का भुगतान पिछले सप्ताह कर दिया गया। तो आई होप एरियर्स वर्ड का हिंदी अर्थ आप लोग जान गए होंगे। ऐसे ही और डेली वर्ड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरियर्स का मतलब हिंदी में बकाया धनराशि होता है। अगर आप इंग्लिश के और कई शब्दों को हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलिन एरियर्स, कॉलिन एरियर्स, कॉलिन एरियर्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कॉलिन एरियर्स का जो हिंदी में मतलब होता है, कॉलिन एरियर्स का हिंदी में मतलब समझने से पहले हम इसका इंग्लिश में मतलब समझ लेते हैं। समटाइम्स द कंपनी कॉल्स फॉर मनी फ्रॉम देयर शेयरहोल्डर्स व्हेन द कंपनी इज इन नीड विद इन अ सर्टेन पीरियड। इफ द शेयरहोल्डर इज नॉट एबल टू पे द कॉल अमाउंट ड्यू टू एन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स अकॉर्डिंग टू द टर्म बिफोर और ऑन द स्पेसिफिक डेट फिक्स्ड फॉर दैट पेमेंट, सच अमाउंट इज टेकन एज कॉलिन एरियर्स। यानी कि कंपनी कई बार अपने शेयर होल्डर्स से कुछ पैसा मांगती है, कुछ पैसे का भुगतान करने के लिए उसको कहती है, लेकिन किसी भी कारण से या किसी अलॉटमेंट की वजह से या किसी भी कारण से वो पैसा वो उस डेट तक जमा नहीं कर पाता है। तो जो ऐसा अमाउंट होता है, ऐसे अमाउंट को कॉल इन एरियर्स अमाउंट कहा जाता है। चैनल को भी वीडियो से जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरियर, अरियर, अरियर का अर्थ होता है बकाया, बाकी या पहले का बचा हुआ। यानी कि कोई पेमेंट होती है या कोई चीज ऐसी जो पहले की बची हुई हो, उसको अरियर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं और आपकी जो तनख्वाह है वो 6 महीने पहले से सरकार ने बढ़ाने की घोषणा की है, तो पिछले 6 महीने से लेकर यानी जिस तारीख से सरकार ने उस तनख्वाह को बढ़ाया है उससे लेकर आज तक का जो बकाया है वो आपको जो मिलेगा उसको आपका अरियर कहा जाएगा। या ये अरियर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि उस दिन से लेकर जो आपका कटेगा वो आज तक का या जिस दिन तक भी इफेक्टिव है वो कट भी सकता है, मिल भी सकता है। तो अरियर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसको एग्जांपल सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। द पेमेंट इज 6 मंथ्स इन अरियर। 6 माह का भुगतान बकाया है। ही इज 6 वीक्स इन अरियर विद हिज रेंट। उसका या उनका 6 सप्ताह का किराया बकाया है। अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोस आप चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं और आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में बात करेंगे एरियर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्लस उसका यूजेज भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे एरियर्स क्या है, तो एक नाउन होता है और ये हमेशा ही ऑलवेज ये यूज होगा, हमेशा नाउन के फॉर्म में किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका हिंदी होता है बकाया। अब इसका यूजेज देखेंगे हम यहाँ पे। एन एडिशनल फंड ऑफ आरएस 10 लाख इज नीडेड फॉर पेमेंट ऑफ द पे एरियर्स। यानी कि बकाया वेतन के भुगतान के लिए 10 लाख रुपए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। आई होप आपको एरियर्स का हिंदी क्लियर हो गया होगा। अब इस चैनल पर आए गए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही डेली यूजेज इंग्लिश का वर्ड सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे एरियर्स का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग या अर्थ क्या होता है। एरियर्स, इसका हिंदी अर्थ है बकाया, शेष, बकाया या ऋण शेष, बकाया, शेष, बकाया या ऋण शेष। वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग है मनी दैट इज ओड एंड शुड हैव बीन पेड अर्लियर। मनी दैट इज ओड एंड शुड हैव बीन पेड अर्लियर। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, विपिन लॉस्ट हिज जॉब एंड देन फेल इनटू एरियर्स विद हिज रेंट। यहाँ एरियर्स का मतलब है बकाया। उदाहरण, विपिन की नौकरी चली गई और फिर उसका किराया बकाया हो गया। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अरियर यानी एरियर क्या होता है, आइए जानते हैं। तो ये चीज आपको ज्यादातर आपके बिजली के बिल, पानी के बिल, फोन के बिल या ऐसे बिल पे देखने को मिलेगी जो आपको मंथली पेड करना होता है। तो इसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मीनिंग होता है वह पैसे या वह बिल जिसका भुगतान आपने अभी तक नहीं किया है और उसकी भुगतान की तारीख निकल चुकी है, यानी आपको उसे पहले ही पे कर देना था, तो इसको यह एरियर कहते हैं। मान लीजिए आपने पानी का बिल नहीं भरा है 1 महीने, तो यहाँ पे दूसरे महीने में उस महीने का भी पानी का बिल जुड़ के आ जाएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा अरियर अमाउंट या अरियर लिखा होगा। तो बचे हुए बैलेंस को ही जो कि आपको पहले पे करना था इसको हम अरियर कहते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
हेलो गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो। टुडे वी विल नो अबाउट द वर्ड अरियर्स। अरियर्स का हिंदी शब्दार्थ होता है बकाया, शेष या ऋण शेष। इन इंग्लिश वी कैन से मनी दैट समबडी ऑस दैट ही और शी शुड हैव पेड अर्लियर। ऐसी राशि जो किसी ने आपसे उधार ली हो और उसको पहले ही लौटा देना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, आई एम इन्फॉर्म्ड दैट द क्लेम वाज पेड विद अरियर्स ऑन द 3rd। मुझे सूचित किया गया है कि दावे का भुगतान 3 तारीख को बकाया के साथ किया गया था। थैंक यू गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू वर्ड टू लर्न। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिजली या पानी के बिल पे अरियर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ARREAR अरियर्स या अरियर, जिसे हम एरियर भी कहते हैं। तो उसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आपने 1 या 2 बार का बिल नहीं भरा होगा। मान लीजिए आपका नवंबर में बिल आया है और यहाँ पे आपने अक्टूबर में बिल नहीं भरा है, तो वहाँ पे अक्टूबर का बिल भी मिला के आएगा और यहाँ पे आपको लिखा होगा अरियर बिल यानी अरियर अमाउंट, यानी जो पहले का अमाउंट बचा हुआ है जो आपने पहले नहीं भरा है और आपको उसे भर देना था, तो यहाँ पे बचा हुआ लिखा हुआ आ जाएगा। तो मेरा बिल करीबन 3 बार से नहीं भरा हुआ है, इसलिए रेड बिल आया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरियर अमाउंट या रिफंड्स। तो 1943 रुपये मेरा अमाउंट है जो कि मुझे पहले ही भर देना था पर मैंने अभी तक नहीं भरा है। तो शायद आपको समझ में आया होगा वो अमाउंट जिसे मुझे पहले ही भर देना था पर मैंने अभी तक नहीं भरा है, तो इसको हम अरियर कहते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। एरियर्स 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 का अर्थ होता है शेष, बकाया राशि, बकाया, बाकी या बचत। यानी कि कोई बकाया राशि होती है, कोई बकाया पैसा रह जाता है या बकाया पैसा होता है तो उसको एरियर्स कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और उसको जुलाई के महीने तक जो सैलरी मिल रही है, सरकार ने उस पर घोषणा की कि पिछले अप्रैल से उस सैलरी में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। तो जब वो बढ़ोतरी की जाती है तो पिछले अप्रैल से लेकर अब तक का जो बकाया पैसा बच जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा उसे मिलेगा, जो शेष पैसा जो उसका बच गया, जो उसकी सैलरी में नहीं आया, उसको उसका एरियर कहा जाता है। तो इस तरीके का ही जो बकाया राशि होती है या बकाया पैसे होते हैं उसको एरियर्स कहा जाता है। इसको एग्जांपल सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। ही वाज ऑर्डर्ड टू पे रेंट एरियर्स ऑफ 5000 रुपीज। उन्हें 5000 रुपए का किराया भुगतान करने का आदेश दिया गया था। ही वाज ऑर्डर्ड टू पे $2 million इन टैक्स एरियर्स। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उन्हें कर बकाया में $2 million यानी कि $20 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। चैनल को भी वीडियो से जगह आप जाकर देख सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑक्शन, इसका हिंदी में मतलब होता है नीलामी या नीलाम करना। इसकी डेफिनेशन है ऑक्शन इज अ सेल वेयर थिंग्स आर सोल्ड टू द पर्सन हु ऑफर्स टू पे द मोस्ट मनी। नीलामी एक ऐसी बिक्री है जिसमें चीजें उस व्यक्ति को बेची जाती हैं जो सबसे अधिक पैसा देने की पेशकश करता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। प्लेयर्स गेट अ लॉट ऑफ मनी इन आईपीएल ऑक्शन। आईपीएल नीलामी में खिलाड़ियों को बहुत पैसा मिलता है। कई बार हम एक शब्द और देखते हैं, ऑक्शन ऑफ। इसका मतलब होता है नीलामी की प्रक्रिया द्वारा बेच देना या सिंपली किसी भी चीज को ऑक्शन में ऑफ करना, मतलब उसे नीलाम कर देना। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर कमिंग टू ऑक्शन ऑफ माय हाउस। वे मेरे घर की नीलामी करने आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मतलब ही वो है ऑक्शन। ऑक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या मतलब है जानेंगे। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। पहले उदाहरण समझते हैं। द एंटीक वेज वाज सोल्ड एट ऑक्शन फॉर हाई प्राइस। प्राचीन फूलदान नीलामी उच्च कीमत पर बेचा गया था। दूसरे उदाहरण समझते हैं। द चैरिटी हेल्ड एन ऑक्शन टू रेज मनी फॉर अ गुड कॉज। चैरिटी ने एक अच्छे कारण के लिए धन जुटाने के लिए नीलामी आयोजित की। तो ऑक्शन मतलब नीलामी, कोई चीज को बोली से बेचना। ऐसे ही और नए शब्द सीखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑक्शन, ऑक्शन का हिंदी में मतलब होता है नीलामी या फिर नीलाम करना। मतलब किसी भी चीज़ की बोली लगाना, उसको बोली लगाकर बेचना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्शन। नीलाम करना किसी भी चीज़ को। एक बार इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। ही पुट हिज पोजेशंस अप फॉर ऑक्शन। उन्होंने अपनी संपत्ति नीलामी के लिए रखी। द हाउस वाज सोल्ड एट ऑक्शन। घर नीलामी में बेचा गया था। अपनी इंग्लिश को और अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑक्शन की क्या हिंदी मीनिंग होती है और ऑक्शन के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। ऑक्शन, ऑक्शन, ऑक्शन। अगर ऑक्शन के हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है नीलामी। ऑक्शन की क्या हिंदी मीनिंग होती है, नीलामी। अगर ऑक्शन के सिनोनिम्स की बात करें तो होता है सेल या बिडिंग। ऑक्शन के क्या सिनोनिम्स होते हैं, सेल या बिडिंग। अब मेरे पास एक एग्जांपल दोस्तों से देख लेते हैं कि द पेंटिंग वाज सोल्ड एट एन ऑक्शन फॉर अ रिकॉर्ड प्राइस। पेंटिंग को नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर बेचा गया। तो देखिए, तो पेंटिंग मतलब पेंटिंग को वाज सोल्ड मतलब बेचा गया एट एन ऑक्शन एक नीलामी में फॉर अ रिकॉर्ड प्राइस एक रिकॉर्ड कीमत पर, मतलब बहुत अच्छी कीमत मिली उस पेंटिंग की। तो पेंटिंग को नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर बेचा गया। तो इस सेंटेंस में ऑक्शन का मतलब है नीलामी। ये था दोस्तों ऑक्शन के बारे में। ऐसे डेली यूज वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मतलब ही वो है ऑक्शन। ऑक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या मतलब जानेंगे। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। पहले उदाहरण समझते हैं। द पेंटिंग वाज सोल्ड एट ऑक्शन। पेंटिंग की नीलामी हुई। दूसरे उदाहरण समझते हैं। द ऑक्शन रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी फॉर चैरिटी। नीलामी ने चैरिटी के लिए बहुत पैसा जुटाया। तो ऑक्शन मतलब नीलामी। बहुत बार आपने देखा होगा, खासकर मंडी में या फिर घर खरीदते समय लोग ऑक्शन करते हैं, नीलामी करते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है। ऐसे ही और नए शब्द सीखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा वर्ड है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। नीलाम, नीलाम करना और नीलाम में बेचना। नीलामी एक बिक्री कार्यक्रम है जहां खरीदार संपत्ति या सेवाओं पर प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। दी हाउस वाज सोल्ड एट ऑक्शन। घर नीलामी में बेचा गया था। ऑक्शन, ऑक्शन का हिंदी मतलब क्या होता है। ऑक्शन का हिंदी मतलब होता है नीलाम, नीलाम करना, नीलाम में बेचना। ये होता है ऑक्शन का हिंदी मतलब। अदर्स वेयर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन एंड आर स्ट्रीम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये होता है ऑक्शन का हिंदी मतलब अन्य की नीलामी में बेच दिया गया और वे दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं। ये होता है ऑक्शन का हिंदी मीनिंग। ऑक्शन, आज का वर्ड है ऑक्शन। ऑक्शन का हिंदी में मतलब होता है नीलामी या फिर नीलाम करना। बहुत सारे ऐसे कीमती सामान जैसे कि कोई बंगला या फिर कोई महंगी हार, इनकी भी नीलामी करी जाती है और जो सबसे ज्यादा इन चीजों के लिए पैसे देने को तैयार होता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, उसकी वो चीज हो जाती है। तो हम उसको कहते हैं ऑक्शन। इसका इंग्लिश मीनिंग है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द हाईएस्ट बिडर। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं ट्रांजैक्शन, नेगोशिएशन, डील, बार्गेन एंड ट्रेड। इस वर्ड का पहला एग्जांपल है द हाईएस्ट बिड विंस द ऑक्शन। इसका मतलब है सबसे ऊंची बोली नीलामी जीतती है। इस वर्ड का दूसरा एग्जांपल है सेलर सेट स्टार्टिंग प्राइसेस इन ऑक्शंस। इसका मतलब है विक्रेता नीलामी में शुरुआती कीमतें निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों ये था मीनिंग वर्ड ऑक्शन का। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
AUCTION ऑक्शन ऑक्शन का हिंदी अर्थ होता है नीलामी नीलाम नीलाम करना नीलामी में बेचना नीलामी करना ऑक्शन की परिभाषा ऑक्शन इज ए पब्लिकली हेल्ड सेल एट विच प्रॉपर्टी और गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर नीलामी एक सार्वजनिक रूप से आयोजित बिक्री है जिसमें संपत्ति या सामान सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा जाता है। दोस्तों इस शब्द को सेंटेंस से हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। नंबर 1 द हाउस वाज सोल्ड एट ऑक्शन, घर नीलामी में बेचा गया था। नंबर 2 द एंटीक वेज वाज सोल्ड एट ऑक्शन, सारी हाई प्राइस, प्राचीन फूलदान नीलामी में ऊंची कीमत पर बेचा गया। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम बात करेंगे ऑक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है और इसका यूजेज भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी दो है, इसका एक नाउन और दूसरा वर्ब। नाउन वाले फॉर्म में इसका हिंदी होता है नीलामी और वर्ब वाले सेक्शन में इसका हिंदी होता है नीलाम करना। ठीक है, देखिएगा इसका यहाँ पे एग्जांपल, इसको पब्लिक क्या है, इसको पब्लिक नोटिस फॉर ऑक्शन ऑफ ऑल स्टॉक, यानी कि पुराने सामानों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करें। दूसरा एग्जांपल भी आप देख के इसका डाउट क्लियर कर सकते हैं, इसका सेंटेंस में यूजेज का लेकर के। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का हमारा वर्ड है ऑक्शन। ऑक्शन बेसिकली सामान बेचने का, गुड्स बेचने का एक तरीका होता है, सेल करने का एक तरीका होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनके सामने सामान रखा जाता है और उन सबको बोली लगाने के लिए बोला जाता है, बिडिंग करने के लिए बोला जाता है। जो इंसान सबसे ऊंची बोली लगाता है, सबसे ज्यादा बिड करता है, उस इंसान को वो सामान बेच दिया जाता है। ऑक्शन को हिंदी में नीलामी बोलते हैं। इट्स अ पब्लिक सेल एट आइटम्स आर सोल्ड टू द पर्सन हु ऑफर्स टू पे द मोस्ट मनी। वो इंसान जो सबसे ऊंची बोली लगाता है, जो सबसे बड़ी बिड लगाता है, उसे सामान बेच दिया जाता है। और ऑक्शन इस तरीके से सामान बेचने का एक वे है। ऐसे ही आसान भाषा में इंग्लिश वर्ड्स का मतलब सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑक्शन 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 का मतलब हिंदी में नीलामी होता है। अगर आप इंग्लिश के और कई शब्दों को हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू क्यूरियस स्पोकन इंग्लिश। आज की वर्ड है ऑक्शन। ऑक्शन का अर्थ इंग्लिश में और हिंदी में क्या होता है इस वीडियो में समझ लेते हैं। ऑक्शन का मतलब इंग्लिश में अ पब्लिक सेल इन विच गुड्स और प्रॉपर्टी आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ऑक्शन का अर्थ हिंदी में नीलाम नीलामी करना या नीलाम में बेचना। ऑक्शन को लेकर एग्जांपल से सेंटेंस में अच्छा से समझ लेते हैं। He purchased the stamp at an auction. उन्होंने यह टिकट एक नीलामी में खरीदा था। We bought these items at an auction. हमने इन वस्तुओं को नीलामी में खरीदा था। The picture should fetch 2000 at auction. नीलामी में तस्वीर 2000 में मिलनी चाहिए। अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी बेहतर करने के लिए चैनल की होम पेज विजिट करें। ऐसे हजारों वीडियो है, देखिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑक्शन ऑक्शन का हिंदी में मतलब होता है नीलामी। अगर आप इंग्लिश के और नए शब्दों को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज टॉक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्शन का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो ऑक्शन का हिंदी अर्थ होता है नीलाम नीलाम करना, नीलाम में बेचना। नीलाम नीलाम करना, नीलाम में बेचना। दोस्तों इसके अतिरिक्त और वर्ड मीनिंग जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है और इसका यूजेज भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो प्रकार से काम करता है, एक तो नाउन और दूसरा वर्ब। सबसे पहले देखेंगे इसका नाउन वाले फॉर्म में इसका हिंदी होता है नीलामी और वर्ब वाले फॉर्म में इसका हिंदी होता है नीलाम करना। तो आप देख सकते हैं इसका यूजेज देख सकते हो। इसको पब्लिक नोटिस फॉर ऑक्शन ऑफ ऑल स्टॉक, यानी कि पुराने सामानों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करें। और दूसरा एग्जांपल देख के भी आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये ऑक्शन का हिंदी क्लियर हो गया होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लोगों ने बहुत बार टीवी में देखा होगा किसी भी चीज की बोली लगती है तो वही होती है नीलामी। अगर हम इसके सेंटेंस को देखते हैं तो देखिए, द फूड डिपार्टमेंट वांट्स टू ऑक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो खाद्य विभाग उर्वरकों की नीलामी करना चाहता था। ठीक है, जो खाद्य विभाग है वो फर्टिलाइजर्स की नीलामी करना चाहता है। अगर हम इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करते हैं, ये सभी वर्ड्स डेली द हिंदू से लिए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो जिसका सिनोनिम से वो है सेल्स, नेगोशिएशन, हॉर्स ट्रेडिंग। सिनोनिम से सेल से, नेगोशिएशन से और हॉर्स ट्रेडिंग इसके सिनोनिम से। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो बाय और परचेज इसके एंटोनिम्स होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जानेंगे ऑक्शन का क्या मीनिंग होता है। ऑक्शन मींस अ पब्लिक सेल एट विच आइटम्स आर सोल्ड टू द पर्सन हु ऑफर्स टू पे द मोस्ट मनी, यानी कि सार्वजनिक रूप से बेचने की प्रक्रिया जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को माल मिलता है। हिंदी में इसको हम नीलामी कहते हैं। ऑक्शन मींस नीलामी। फॉर एग्जांपल, द हाउस वाज सोल्ड एट और बाय ऑक्शन, यानी कि घर नीलामी में बिका या नीलामी द्वारा बिका। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि ऑक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स। ऑक्शन यानी नीलामी नीलाम करना, नीलाम में बेचना। इन इंग्लिश मीनिंग इज अ पब्लिक सेल वेयर गुड्स एंड प्रॉपर्टीज आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। फॉर एग्जांपल, द रेयर पेंटिंग सोल्ड फॉर रिकॉर्ड प्राइस एट ऑक्शन, यानी विलक्षण चित्र नीलामी में एक रिकॉर्ड की कीमत पर बिक गया। तो गाइस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि बिडर को हिंदी में क्या कहते हैं। बदल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। ऑक्शन ऑक्शन का हिंदी अर्थ क्या होता है जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। ऑक्शन का हिंदी अर्थ होता है नीलामी, बोली लगाना अथवा हरास। एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझते हैं। नंबर 1, द पेंटिंग वाज सोल्ड एट एन ऑक्शन फॉर ए हाई प्राइस। द पेंटिंग वाज सोल्ड एट एन ऑक्शन फॉर ए हाई प्राइस, अर्थात पेंटिंग को नीलामी में ऊंची कीमत पर बेचा गया। नंबर 2, दे आर होल्डिंग एन ऑक्शन टू रेज फंड्स फॉर चैरिटी। दे आर होल्डिंग एन ऑक्शन टू रेज फंड्स फॉर चैरिटी, अर्थात वे धर्मार्थ के लिए धन जुटाने के लिए एक नीलामी आयोजित कर रहे हैं। ऑक्शन 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 का अर्थ होता है नीलामी, नीलाम, नीलामी करना या नीलाम करना। इसको इन सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। द हाउस वाज सोल्ड एट ऑक्शन। हाउस मतलब घर, वाज सोल्ड मतलब कि बेचा गया था, और एट ऑक्शन मतलब कि नीलामी में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि घर नीलामी में बेचा गया था या नीलामी पर बेचा गया था। वी बोट दीज आइटम्स एट एन ऑक्शन। वी बोट मतलब हमने खरीदे, दीज आइटम्स मतलब कि ये चीजें, और एट एन ऑक्शन मतलब कि एक नीलामी पर या एक नीलामी में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमने ये चीजें एक नीलामी में खरीदी। चैनल को भी वीडियोस है जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम देखेंगे डेजिग्नेट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है। डेजिग्नेट को हिंदी में हम निरूपित करना कहते हैं। ये शब्द एक क्रिया या वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ वो व्यक्ति या वस्तु जिसे कुछ तय करके नामित किया जाता है, मतलब किसी वस्तु को निर्दिष्ट करना या पद का चयन करना। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहना चाहें समिति एक नए नेता को निरूपित करेगी तो आप कहेंगे द कमिटी विल डेजिग्नेट अ न्यू लीडर। या अगर आप कहना चाहें कि कंपनी ने उन्हें अपने आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नामित किया तो आप कहेंगे द कंपनी डेजिग्नेटेड हिम एज देयर ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन। डेजिग्नेट के पर्याय शब्द हैं नामित, नियत और चिन्हित। चलिए एक क्विज के साथ आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। सवाल है, डेजिग्नेट शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। ए, नामित करना, बी, चुना जाना, सी, नियुक्त करना और डी, संकेत करना। अपना जवाब कमेंट में टाइप करें। आशा है आपको इस शब्द का हिंदी अर्थ समझने में मदद मिली होगी। जल्द ही मिलेंगे। हेलो एवरीवन, डेजिग्नेट का हिंदी मतलब क्या है।
डेजिग्नेट का हिंदी मतलब होता है नामित, नामोदिष्ट, पदांकित करना, नियुक्त करना, लक्षित करना, स्वभाव बतलाना, लक्षण बतलाना, निर्वाचन करना, सूचित करना, चिन्हित करना, इन सब के लिए डेजिग्नेट वर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ब्लैक लाइन्स डेजिग्नेट बाउंड्रीज ऑन दिस मैप। मैप होता है मानचित्र, बाउंड्रीज यानी सीमाएं। काली रेखाएं इस मानचित्र पर सीमाएं निर्दिष्ट करती है या चिन्हित करती है या एक तरीके से यानी कि वो बतलाती है कि यहाँ पर सीमा है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक लाइन्स डेजिग्नेट बाउंड्रीज ऑन दिस मैप। नेक्स्ट एग्जांपल है डेजिग्नेट समवन एज द स्पोक्स पर्सन। किसी को प्रवक्ता नामित करें, डेजिग्नेट समवन एज द स्पोक्स पर्सन। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा वर्ड है डिजाइनेट, यानी कि आज आप सीखने वाले हैं कि डिजाइनेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है अभिहित करना, किसी चीज़ का वर्णन करना, चिन्हित करना यानी कि पॉइंट करना, दिखलाना, मनोनीत करना या फिर निर्दिष्ट करना। तो दोस्तों इस वर्ड का मतलब आप समझ गए, तो चलिए इस एग्जांपल भी समझ लीजिए। जैसे एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट डिजाइनेट रिफ्यूज टू कमेंट। तो कहने का अर्थ हुआ कि मनोनीत यानी जो मनोनीत राष्ट्रपति है उन्होंने टिप्पणी यानी कमेंट करने से कोई भी मतलब इनकार कर दिया, यानी कमेंट नहीं किया। तो दोस्तों हम सीख चुके हैं कि डिजाइनेट का मतलब होता है अभिहित करना, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना, चिन्हित करना, दिखलाना, मनोनीत करना या निर्दिष्ट करना। तो सभी का मतलब होता है डिजाइनेट। तो इसी तरह के डेली नए वर्ड सीखने के लिए जाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप यहाँ डेली नए इंटरेस्टिंग वर्ड हमेशा सीख सकें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रतिदिन नए इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड वीडियो सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसे देखिए और सीखिए आप अपनी अंग्रेजी को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डेजिग्नेट का मतलब। डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना, नियुक्त करना, नाम रखना, पदनाम देना, घोषित करना। नॉमिनेट, डिटरमाइन, नेम भी इसी की तरह इस्तेमाल होने वाले दूसरे शब्द हैं। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे वह प्रवक्ता के रूप में किसी को नियुक्त करेगा, ही विल डेजिग्नेट समवन एज द स्पोक्स पर्सन। काली रेखाएं इस मानचित्र पर सीमाएं बतलाती हैं, ब्लैक लाइन्स डेजिग्नेट बाउंड्रीज ऑन दिस मैप। इस पुल को ऐतिहासिक स्थल घोषित करने के प्रयास चल रहे हैं। देयर आर एफर्ट्स अंडर वे टू डेजिग्नेट द ब्रिज अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क। सो आई होप अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और न्यू वर्ड के साथ। थैंक यू। DESIGNATE डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का हिंदी अर्थ होता है नामित, नामित करना, नामोदिष्ट, नामोदिष्ट करना, पदनाम देना, पदनामित, नियुक्त करना, नियुक्त किया हुआ, दिखाना, वर्णन करना, नाम रखना, सूचित करना, नियत करना, निर्दिष्ट करना, नामजद करना, मनोनीत करना, चिन्हित करना, निर्वाचन करना, लक्षित करना, पूर्व निर्दिष्ट करना, अभिहित करना। डेजिग्नेट की परिभाषा, डेजिग्नेट मींस टू ऑफिशियली चूज समवन और समथिंग फॉर ए स्पेशल जॉब और पर्पज। नामित का अर्थ किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु को आधिकारिक तौर पर चुनना है। दोस्तों इस शब्द को सेंटेंस से हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। नंबर 1, दे डेजिग्नेट मिस्टर जज एज डायरेक्टर ऑफ द लेबोरेटरी। वह श्री जज को प्रयोगशाला के निर्देशक के रूप में नामित करते हैं। नंबर 2, ही वाज डेजिग्नेटेड एज टीम कैप्टन। उन्हें टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का शब्द ही वो है डेजिग्नेट। डेजिग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या मतलब है, इसे जानेंगे। डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना, नियुक्त करना, पदनाम देना। पहले उदाहरण समझते हैं, दे विल डेजिग्नेट अ न्यू टीम लीडर नेक्स्ट मंथ। वे अगले महीने तक एक नए टीम लीडर को नामित करेंगे। दूसरे उदाहरण समझते हैं, द एरिया वाज डेजिग्नेटेड एज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। उस क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। तो डेजिग्नेट मतलब नियुक्त करना, पदनाम देना। ऐसे ही और नए शब्द सीखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है नॉलेज इन हिंदी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेजिग्नेशन क्या होता है। अगर हमें कई बार देखने को मिलता है तो हमें वहां पे क्या फील करना पड़ेगा और उसके हिसाब से क्या क्या उसमें लिखना पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो उसका हिंदी मतलब होता है पद। तो आपको पता ही होगा, आपने सर्च कर लिया होगा, पर आपको समझ नहीं आया होगा। तो मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। या आपसे वहाँ पूछा जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त, या आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि आपका पद कौन सा है, डेजिग्नेशन क्या है। मान लीजिए मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति मुझसे पूछता है कि पिछले स्कूल में या अभी स्कूल में आपका डेजिग्नेशन क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे टीचर हूँ। मैं वहाँ पे टीचर हूँ तो मतलब मुझे टीचर ही बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूँ या प्रिंसिपल था किसी स्कूल का और मैं कहीं फॉर्म भर रहा हूँ तो वहाँ पे डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल इन स्कूल या टीचर इन स्कूल। तो हमारी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसे हम डेजिग्नेशन कहते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो या टीचर हो। तो शायद आपको आया होगा अपने पद यानी पोस्ट को बताने को डेजिग्नेशन कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए इंग्लिश में शब्द आपका डेजिग्नेटेड, DESIGNATED डेजिग्नेटेड क्या होता है, क्या मतलब होता है, इसमें जानेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मूल रूप से डेजिग्नेटेड डिजिग्नेट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डेजिग्नेटेड सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल है। अर्थ होता है मतलब होता है डेजिग्नेट का मनोनीत करना, नामित करना, नामजद करना, नियुक्त करना। लेकिन जब पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे डेजिग्नेटेड का अर्थ होगा मतलब होगा मनोनीत किया, बिठाया, नामित किया, नामजद किया, नियुक्त किया, नियोजित किया, नामांकित किया, निर्दिष्ट किया, तय किया, मतलब डेजिग्नेटेड। इंग्लिश में अर्थ होता है मतलब होता है अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, डिप्यूटेड, डेलीगेटेड, सिलेक्टेड, असाइंड, प्लेस्ड, एलोकेटेड, ऑथराइज्ड एंड इटीज। मतलब और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। समझते हैं एग्जांपल से, सेंटेंसेस में जनरली बोलेंगे आम बोझा में, तो इस तरह से शब्द प्रयोग करेंगे। तो प्रेसिडेंट हैज डेजिग्नेटेड हिम एज अ स्पोक्सपर्सन। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रवक्ता के रूप में नामित किया। दूसरा एग्जांपल है दिस फ्लोर हैज बीन डेजिग्नेटेड अ नो स्मोकिंग जोन या एरिया। इस मंजिल को धूम्रपान निषेध क्षेत्र नामित किया गया, घोषित किया गया। क्या आपने डेजिग्नेटेड शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग योर डेस्क। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं डेजिग्नेशन का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और फिर देखेंगे कि डेजिग्नेशन वर्ड का हम सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेजिग्नेशन की प्रोनाउंसिएशन है DES डेस, IG एक, NA नम, TION शन, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन को हम डेजिग्नेशंस भी कहते हैं। डेजिग्नेशन के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन पहचान, लेबल लेबल लगना, डिस्क्रिप्शन किसी का विवरण, निकनेम उपनाम। वहीं डेजिग्नेशन के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं अथॉरिटी अधिकार, सर्टेनिटी निश्चय, बिलोंगिंग्स संपत्ति, डिटेंशन विरोध। डेजिग्नेशन का मतलब होता है एन ऑफिशियल टाइटल और नेम। किसी के आधिकारिक शीर्षक या नाम को हम डेजिग्नेशन कहते हैं। अ डेजिग्नेशन इज अ डिस्क्रिप्शन, नेम और टाइटल दैट इज गिवन टू समवन और समथिंग। पदनाम या डेजिग्नेशन एक विवरण, नाम या शीर्षक है जो किसी व्यक्ति या किसी चीज को दिया जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं विद डेजिग्नेशन। Her official designation is systems manager.
Her official designation is systems manager. उसकी आधिकारिक पदवी सिस्टम मैनेजर की है. What's her official designation? Now she's been promoted. What's her official designation? Now she's been promoted. उसका आधिकारिक ओहदा क्या है? अब उसे पदोन्नत किया जा रहा है. A designation of a surgeon in a public hospital. A designation of a surgeon in a public hospital. वे एक सार्वजनिक अस्पताल में एक सर्जन के पद पर नियुक्त हैं. तो साधारण शब्दों में डेजिग्नेशन का मतलब होता है किसी की पदवी, किसी पद पर कौन नियुक्त है, ओहदा, पदनाम या उपाधि. अब आपकी बारी. नीचे कमेंट में आप डेजिग्नेशन शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं. Thank you for watching this video. Meet you next time with a new word. Until then, keep learning, read a lot of books, and stay happy. Designate. देखिए शब्द इंग्लिश में डेजिग्नेट, DESIGNATE, डेजिग्नेट क्या होता है, क्या मतलब होता है, इसमें जानेंगे, एग्जांपल से समझेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं. मूल रूप से डेजिग्नेट वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आएगा डेजिग्नेटेड. अर्थ होता है, मतलब होता है डेजिग्नेट का तय करना, मुतय्यन करना, निर्दिष्ट करना, नामित करना, नामांकित करना, नामजद करना, नियुक्त करना, ठहराना, बिठाना, नियोजित करना, मतलब डेजिग्नेट. इंग्लिश में होता है, मतलब होता है अपॉइंट, नॉमिनेट, डेलीगेट, सेलेक्ट, चूज, असाइन, प्लेस, नेम, एलोकेट, ऑथराइज एंड etc. मतलब और इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं. समझते हैं एग्जांपल से. सेंटेंसेस में जनरली बोलेंगे, आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द प्रयोग करेंगे. डेजिग्नेट मी एज द स्पोक्सपर्सन, मुझे प्रवक्ता के रूप में नामित कर दो, बैठा दो, ठहरा दो, नियुक्त कर दो. दूसरा एग्जांपल है कि ब्लैक लाइंस डेजिग्नेट बाउंड्रीज ऑन दिस मैप. काली रेखाएं इस मानचित्र पर सीमाएं निर्दिष्ट करती हैं, मुतय्यन करती हैं, तय करती हैं. तो डेजिग्नेट का मतलब तय करना, मुतय्यन करना, निर्दिष्ट करना. ठीक है, आपने डेजिग्नेट शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है. थैंक्स फॉर वाचिंग एजुकेयर टेस्ट. डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन का अर्थ होता है पद, पदनाम, ओहदा, उपाधि, नियुक्ति या किसी पद पर नियुक्ति. इसमें ध्यान रखिएगा कि पद को भी डेजिग्नेशन कहते हैं और किसी पद पर किसी की नियुक्ति होती है तो भी उसको डेजिग्नेशन कहते हैं. तो इसको आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना है. इसको कुछ सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट्स हर ऑफिशियल डेजिग्नेशन, यानी उसका आधिकारिक पद क्या है या वह किस आधिकारिक पद पर है. हर ऑफिशियल डेजिग्नेशन इज फाइनेंशियल मैनेजर, यानी उसका आधिकारिक पद वित्तीय प्रबंधक है या वह आधिकारिक रूप से वित्तीय प्रबंधक है. अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें. चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको और आपकी इंग्लिश को बेहतर बना सकती हैं, जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं. आज की इस वीडियो में इतना ही. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. आज की वीडियो में हम जानेंगे डेजिग्नेट का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग या अर्थ क्या होता है. डेजिग्नेट इसका हिंदी अर्थ है नामित, नामोदिष्ट, नामित या नामोदिष्ट. वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग है टू गिव समथिंग अ नेम टू शो दैट इट हैज अ पर्टिकुलर पर्पस. टू गिव समथिंग अ नेम टू शो दैट इट हैज अ पर्टिकुलर पर्पस. एक एग्जांपल से समझते हैं इस एग्जांपल. देयर आर एफर्ट्स अंडरवे टू डेजिग्नेट द ब्रिज अ हिस्टोरिक लैंडमार्क. यहाँ डेजिग्नेट का मतलब है नामित. उदाहरण, पुल को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर नामित करने के लिए प्रयास चल रहा है. इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही. डेजिग्नेट. डेजिग्नेट डेजिग्नेट का अर्थ होता है नियुक्त किया हुआ, नियुक्त करना, नामजद करना, नाम रखना, मनोनीत करना, निर्वाचन करना, चिन्हित करना, पदनाम देना, नियत करना, प्राधिकृत करना, वर्णन करना, चिन्हित करना या दिखलाना. इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं. ही विल डेजिग्नेट समवन एज द स्पोक्सपर्सन, वह प्रवक्ता के रूप में किसी को नियुक्त करेगा. ब्लैक लाइंस डेजिग्नेट बाउंड्रीज ऑन द मैप, काली रेखाएं इस मानचित्र पर सीमाएं बतलाती हैं या सीमाएं दिखलाती हैं. चैनल पर भी वीडियोस हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. डेजिग्नेटेड का क्या मतलब होता है, आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं. डेजिग्नेटेड का मतलब होता है मनोनीत. मनोनीत का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए किसी पद के लिए नामांकित किया गया या कोई पद जो है किसी व्यक्ति को ऑफर किया गया कि भाई ये पद इस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, ये पद इस व्यक्ति को दिया जाएगा. कोई अथॉरिटी जो है वो ये चीज तय कर देती है तो उसको मनोनीत करना कहा जाता है. यानी कि किसी को नामांकित करना, नियुक्त करना या निर्दिष्ट करना. मान लीजिए कंपनी का सीईओ है, वो कहता है इस व्यक्ति को मैनेजर बना दिया जाए, तो हम उसे कहेंगे कि उस व्यक्ति को मैनेजर जो है डेजिग्नेट किया गया या ही वाज डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजर. या जैसे आप ये कहें कि पार्किंग स्थल में कर्मचारियों के लिए निर्दिष्ट स्थान है, यानी कि कोई निर्दिष्ट या पहले से तय ही स्थान है, तो आप कह सकते हैं द पार्किंग लॉट हैज डेजिग्नेटेड स्पेसेस फॉर एम्प्लॉइज. या फिर आप कह सकते हैं कृपया बैठक में अपनी निर्धारित सीट पर बैठें, यानी जो पहले से ही निर्धारित है, तय की गई है, तो उसको आप कह सकते हैं प्लीज सिट ऑन डेजिग्नेटेड सीट फॉर द मीटिंग. तो किसी चीज को तय कर लिया जाना या किसी चीज को नियुक्त करना, निर्दिष्ट करना, निर्धारित करना को हम डेजिग्नेटेड कह सकते हैं. अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं. आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे. तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabulary Daily Vocabulary Word is interpretation. It was a request by Cholem Baham. I'm sorry if I'm not pronouncing your name right. And Baham, here's your lesson. Interpretation is a noun and it has two different meanings. The first meaning, an opinion about what something means. देखें, कोई भी चीज़ ले ले, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी रिटन चीज़ या कुछ भी, उसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, जिसको हम उर्दू में तशरीह बोलते हैं ना, कि आप उस चीज़ की क्या तशरीह कर रहे हैं, आप किस तरह से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपका ओपिनियन उस चीज़ के बारे में क्या है, उसको इंटरप्रिटेशन कहा जाता है. आपने जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, जो भी हमारी रिलीजियस किताबें हैं मुख्तलिफ, उनमें जो भी लिखा हुआ होता है आप देखिएगा कि उसको कहा जाता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये है. मुख्तलिफ लोग कर रहे होते हैं उस रिलीजन को फॉलो करने वाले, तो वो उसकी तशरीह कर रहे होते हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेकर क्या है वो बता रहे होते हैं, उनका ओपिनियन क्या है. इसी तरह से लॉ की इंटरप्रिटेशन भी होती है. जैसे अब लॉ में एक चीज़ लिखी गई है ना, अब डिफरेंट लॉयर्स जो हैं वो एक ही लॉ की थोड़ी सी डिफरेंस के साथ जो है उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इस लॉ को इसका ये मतलब हो सकता है, इसकी यहाँ पर मतलब कि एप्लीकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, वो इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी तशरीह होती है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे है या ऐसे नहीं है. ठीक है, समटाइम्स आप देखिएगा कि एक ही लॉ को लेकर डिफरेंट लॉयर्स की जो है वो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से होता है कि वो उसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं और उसका ओपिनियन क्या है उसके बारे में. इस तरह से आप ये समझ लें कि जैसे मशहूर किस्म की जो पर्सनैलिटीज होती हैं, अगर वो किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन अपनी को स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, अब उनकी स्टेटमेंट पे भी जब अक्सर बहस हो रही होती है तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट या मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं. क्या मतलब होता है कि वो डिफरेंट तरीके से उसको उन्होंने परसीव किया होता है, उसको अंडरस्टैंड किया होता है और अपनी ओपिनियन बता रहे होते हैं कि ये जो भी पर्सनैलिटी इन्होंने अगर ये बात बोली है तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोली है, इसके पीछे उनकी ये नियत होगी और वो ये कहना चाह रहे होंगे. ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटरप्रिटेशन हो रही है उनकी स्टेटमेंट से रिलेटेड. ठीक है, कि उसको क्या समझा जा रहा है और उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है. तो किसी भी चीज़ को लेकर जो भी एक्सप्लेनेशन अगर कोई इंसान अपने हिसाब से उस चीज़ को कर रहा है तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है. ठीक है, जैसे हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं, जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं जब वो हिस्ट्री के बारे में लिख रहे होते हैं तो वो अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे जो भी हिस्ट्री में इवेंट
हुआ होता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से बता रहे होते हैं, अपने ओपिनियन के हिसाब से उस इवेंट को, जो भी हिस्ट्री के अंदर वो बात हुई है, मामला हुआ है, उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अपनी ओपिनियन बता रहे होते हैं कि ये ऐसे हुआ, इसके ये मुहरकत थे, इसके पीछे ये बैकग्राउंड था, फलां ने ये कहा, फलां ने ये किया, फिर ऐसे हुआ। वो एक उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, उनकी अपनी एक्सप्लेनेशन होती है कि ये इवेंट ऐसे हुआ था, ठीक है। और आप देखिएगा कि सेम जो इवेंट होता है उसके बारे में जो डिफरेंट हिस्टोरियंस लिख रहे होते हैं, वो डिफरेंट, एक हिस्टोरियन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट, क्योंकि हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो किसी भी मामले को लेकर जो एक ओपिनियन बताई जा रही होती है, एक इंसान जो अपनी ओपिनियन दे रहा होता है, अपनी एक्सप्लेनेशन बता रहा होता है, अपनी तशरीह बता रहा होता है, वो उस इंसान की इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। अच्छा, जिसका जो सेकंड मीनिंग है वो पहले मीनिंग से मिलता जुलता ही है, लेकिन पर्टिकुलरली इसको जो सेपरेटली बयान किया जाता है, तो मैंने कहा समझा दूं इसको। अ पर्टिकुलर वे अ परफॉर्मर परफॉर्म्स समथिंग। देखिए, अभी जो आर्ट है ना, आर्ट वर्ल्ड है जितनी भी, उसमें एक जो आर्टिस्ट होता है, एक परफॉर्मर जो होता है, वो किसी चीज़ को किस तरह से परफॉर्म करता है वो अपने हिसाब से करता है। उसकी अपनी ओपिनियन होती है उस चीज़ को लेकर, उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन होती है अपने माइंड में, और वो उस हिसाब से लोगों के सामने उस चीज़ को परफॉर्म करता है, तो इसको उस आर्टिस्ट की इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। जैसे म्यूजिक है, एक म्यूजिक आप देखिए एक क्रिएटिव फील्ड है ना, तो म्यूजिक में एक जो म्यूजिशियन है उसने किस तरह से महसूस किया, उसने उस चीज़ को किस तरह से कंपोज किया और किस तरह से उसने लोगों के सामने उसको पेश किया, वो उस म्यूजिशियन की अपनी इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह से एक जो एक्टर है, वो कोई कैरेक्टर उसके सामने आता है, वो एक्टर उस कैरेक्टर को किस तरह से अपने माइंड में परसीव कर रहा है और वो किस तरह से उसको जो है वो दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, वो उस एक्टर की, उस कैरेक्टर की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल में आप इस तरह से समझ रहे हैं, जैसे एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर गुजरा है डॉन, जो आपने मूवी देखी होगी। अब दो मशहूर एक्टर्स हैं जिन्होंने उस कैरेक्टर को परफॉर्म किया है। सबसे पहले जो अमिताभ बच्चन जी ने परफॉर्म किया था, उसके बाद जो शाहरुख ने परफॉर्म किया था। अब दोनों की एक ही कैरेक्टर को लेकर अपनी इंटरप्रिटेशन और उन्होंने अपने हिसाब से उसको परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन। इसी तरह से एक और बड़ा मशहूर कैरेक्टर वो देवदास का, पहले जो दिलीप कुमार साहब ने किया, उसके बाद शाहरुख खान साहब ने किया। अब दोनों एक्टर्स की, दोनों लेजेंडरी एक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों एक्टर्स की अपनी इंटरप्रिटेशन है उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने की, ठीक है। तो एक एक्टर किस तरह से उस कैरेक्टर को परसीव करता है अपने माइंड में, क्या उसकी एक वो जो शक्ल बनाता है और उसके बाद उसको कैसे परफॉर्म करता है दुनिया के सामने, ये उस एक्टर की अपनी इंटरप्रिटेशन है। ये तमाम आर्ट फॉर्म्स में हो सकती है। जैसे एक पेंटर है, वो किसी पेंटिंग को, आप कोई थॉट है, कोई आइडिया अपनी पेंटिंग के थ्रू दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस तरह से वो अपने दिमाग में उस चीज़ को परसीव करता है, वो किस तरह से उसको पेंटिंग के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये उस आर्टिस्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो एक इंसान की किसी भी चीज़ को लेकर एक अपनी एक्सप्लेनेशन जो होती है, अपनी तशरीह जो होती है, उसको आप उस इंसान की इंटरप्रिटेशन कहेंगे और ये किसी भी चीज़ पे लागू होती है, ठीक है। आई होप कि आपको इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ में आ गया। सम एग्जांपल्स। Our first example is a discussion is likely to hold over the interpretation of the newly imposed law. कोई नया imposed law जो है वो बनाया गया, impose हुआ है, अब उसके ऊपर कोई dispute हो गया कि ये law जो है इसका क्या मतलब है, ये कहाँ पर लागू होगा, किन circumstances में लागू होगा, किन लोगों पे लागू होगा, इसकी क्या provisions, जो भी इसकी explanation है ना, अब उसके ऊपर एक discussion जो है वो होने वाली है, क्योंकि different लोग उसको different तरीके से perceive करें, उसकी interpretation को लेकर, उसकी तशरीह को लेकर different तरीके से लोग उसको explain करें, तो उसकी interpretation के ऊपर discussion होगी, उसकी तशरीह के ऊपर जो बैठ के लोग जो है ना वो मतलब कि discuss करेंगे कि इसका क्या ये मतलब बनता है या ये मतलब बनता है, ठीक है। A second example is the politicians accuse the journalist of the wrong interpretation of his statement. किसी politician ने कोई statement दी, journalist ने जो है ना वो उसको किसी और रंग में जो है वो अपने पेपर में जो है वो छाप दिया, ठीक है। अब politician उसको accuse कर रहा है, ठीक है, हो सकता है उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले रहा है या उसके बारे में बोल रहा है कि इसने मेरी स्टेटमेंट की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की है, जिसकी वजह से लोग मेरी बात को गलत समझ रहे हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज मोस्ट पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द एक्टर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, कि बहुत से लोगों ने किसी एक्टर ने कोई कैरेक्टर जो है वो किया है परफॉर्म, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है जिस तरह से उसने किया है, लोग उसे एग्री नहीं करे, वो कहेंगे नहीं, हो सकता है किसी हिस्ट्री का कोई कैरेक्टर है जो उसने परफॉर्म किया है, ठीक है, लोग उसे एग्री नहीं करे कि तुम्हारी इंटरप्रिटेशन इस कैरेक्टर की ऐसे नहीं है, ये डिफरेंट था, तुमने गलत इसको किया, ठीक है। तो हर इंसान की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। दिस लेसन कैन सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़। देखिए, इंग्लिश में शब्द है आपका इंटरप्रेशन, INTERPERATION, इंटरप्रेशन। तो इस वीडियो में इंटरप्रेशन का हिंदी और इंग्लिश में क्या अर्थ मतलब जानेंगे, आम बोलचाल में सेंटेंसेस में किस तरह से शब्द प्रयोग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरप्रेशन को व्याख्या, बयान, स्पष्टीकरण, विवेचना, विवेचन, प्रस्तुतिकरण, वजाहत, तशरीह, व्याख्या या खुलासा। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं आपके एक्सप्लेनेशन, सिंप्लीफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, एनालिसिस, डिटेल, क्लैरिफिकेशन एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए एग्जांपल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे, हिज इंटरप्रिटेशंस आर रीजनेबल, कन्विंसिंग एंड वेल प्रेजेंटेड, मतलब उनका बयान उचित, ठोस और अच्छी तरह से पेश किया गया है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है कि टीचर आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब माय इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम ऑफ जॉन कीट्स ड्यूरिंग द क्लास, मतलब शिक्षक ने कक्षा के दौरान, क्लास के दौरान मुझसे जॉन कीट्स की एक कविता का वर्णन करने के लिए कहा, उसकी तशरीह करने के लिए कहा, ठीक है। तो मैंने आपने इंटरप्रिटेशन शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग डेस्क। हेलो एंड वेलकम टू लर्न टुगेदर। आइए इस वीडियो में जानते हैं इंटरप्रेट का मतलब। इंटरप्रेट की प्रोनाउंसिएशन होती है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट इंटरप्रेट का मीनिंग होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, अनुवाद करना, किसी चीज का अनुवाद करना, समझना। टू डिसाइड व्हाट द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ समथिंग इज। टू डिसाइड व्हाट द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ समथिंग इज, ये समझना कि किसी चीज का वाकई में क्या अर्थ था। इंटरप्रेट के सिनोनिम्स या समानार्थ शब्द हैं अंडरस्टैंड, समझना, ट्रांसलेट, अनुवाद करना, डिस्क्राइब, वर्णन करना, क्लैरिफाई, स्पष्ट करना। अब देखते हैं इंटरप्रेट के एंटोनिम्स या विलोम शब्द, ऑपोजिट शब्द। मिस इंटरप्रेट, किसी चीज को इंटरप्रेट करना, किसी चीज को मिस इंटरप्रेट करना। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है सही अर्थ ना समझ पाना। मिसअंडरस्टैंड, गलत समझना। कंफ्यूज, भ्रमित हो जाना। मिक्स अप, उलझन में पड़ जाना या उलझ जाना, किसी की बातों में उलझ जाना। इंटरप्रेट का सेंटेंस में प्रयोग करके देखिए। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस सेंटेंस? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस सेंटेंस? आप इस वाक्य की व्याख्या कैसे करेंगे? पोएट्री हेल्प्स अस टू इंटरप्रेट लाइफ। पोएट्री हेल्प्स अस टू इंटरप्रेट लाफ। कविता हमें जीवन को समझने में मदद करती है। वी हैड टू आस्क अ गाइड टू इंटरप्रेट फॉर अस। वी हैड टू आस्क अ गाइड टू इंटरप्रेट फॉर अस। हमें अपने गाइड को हमारे लिए अनुवाद करने के लिए कहना पड़ा। हर टोन वाज हार्ड टू इंटरप्रेट। हर टोन वाज हार्ड टू इंटरप्रेट। उसके स्वर को समझना कठिन था। अब आपकी बारी। इंटरप्रेट शब्द से कमेंट में एक सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आगे और ऐसी जानकारी के लिए। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन हैव अ नाइस डे एंड अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरप्रिटेशन का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग या अर्थ क्या होता है। इंटरप्रिटेशन, इसका हिंदी अर्थ है व्याख्या, अर्थ, विवेचन, निर्वेचन। वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग है द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल, माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोर्ट्रेट इज मच डिफरेंट दैन द आर्टिस्ट विजन। यहाँ इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या। उदाहरण, चित्र की मेरी व्याख्या कलाकार की दृष्टि से बहुत अलग है। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
वीडियोस।
आज का शब्द है इंटरप्रिटेशन। इसका अर्थ होता है समझ, व्याख्या, स्पष्टीकरण, अर्थ या बयान। इस शब्द के उदाहरण हैं हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज वेग। कानून की उनकी व्याख्या अस्पष्ट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ फ्रॉम द एक्सपर्ट। हमें विशेषज्ञ से कानून की व्याख्या को समझने की आवश्यकता है। आज का न्यू वर्ड है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का हिंदी में मतलब व्याख्या, अर्थ, विवेचन, निर्वचन या फिर किसी बात का अर्थ समझाने की क्रिया। किसी बात को या किसी चीज को अच्छी तरह से जानने तथा समझने के बाद उसकी जो व्याख्या की जाती है उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो न्यू वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। धन्यवाद। इंटरप्रेट 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 का अर्थ होता है अनुवाद करना, विवेचन करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, अर्थ करना या समझना। इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस सेंटेंस? आप इस वाक्य की व्याख्या कैसे करेंगे? द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द पोएम। छात्रों को कविता की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। चैनल को भी वीडियोस हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। इंटरप्रिटेशन 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 का मतलब होता है व्याख्या, अर्थ, स्पष्टीकरण या प्रस्तुतिकरण। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स होते हैं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन, मीनिंग मीनिंग, सेंस सेंस, क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एडवर्ब्स जो देयर से शुरू होते हैं। देयर का मतलब है वहाँ, लेकिन देयर के साथ जब दूसरे प्रेपोजिशंस लगते हैं जैसे बाय, इनटू, ऑन, एट एटसेट्रा, तब उनका अर्थ बदल जाता है। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही कम यूज होते हैं। इसका यूज अभी अक्सर होता है लीगल टर्म्स में, कोर्ट में, या फिर जो लोग लॉ की स्टडी कर रहे हैं या फिर जो लोग फिलोसफी या लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं वो लोग यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जानकारी रखना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। पहला वर्ड है देयरअबाउट्स। एग्जांपल देखते हैं। द लैंड इज वेट इन प्लेसेस देयरअबाउट्स। आसपास की जगहों में जमीन गीली है। सो देयरअबाउट्स का मतलब है आसपास। नेक्स्ट वर्ड है देयरएट। द देयरएट ऑफ टेररिज्म डज नॉट डिक्रीज। आतंकवाद का खतरा वहां या उधर कम नहीं होता है। सो देयरएट का मतलब है वहां या फिर उधर या फिर उस जगह में। अगला वर्ड है देयरबाय। शी फॉरगॉट टू टाई हर शूज, देयरबाय ट्रिपिंग एंड फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स। वह अपने जूतों के फीते बांधना भूल गई, जिससे वह फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सो देयरबाय का मतलब है जिससे या जिस वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज देयरअपॉन। द स्टूडेंट बॉडी देयरअपॉन केम आउट ऑन स्ट्राइक। इसके बाद छात्र संघ धरना पर उतर आया। सो देयरअपॉन का मतलब है इसके बाद। नेक्स्ट वर्ड इज देयरफॉर। द स्टूडेंट स्टडीड हार्ड, देयरफॉर दे गॉट गुड ग्रेड्स। छात्रों ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, इसीलिए उन्हें अच्छे ग्रेड मिले या अच्छे गुण मिले। सो देयरफॉर का मतलब है इसीलिए। Our next words are therein and therein too, दोनों का मतलब एक ही है। The insurance covers the apartment and all the property therein. बीमा में अपार्टमेंट और उसमें मौजूद सभी संपत्ति शामिल होती है। So therein और therein too का मतलब है उसमें। Next word is thereof. Be careful not to eat too many carbohydrates, sugar or a combination thereof if you want to lose weight. यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सावधान रहें कि बहुत अधिक कार्ब्स, चीनी या उनके संयोजन का सेवन ना करें। So thereof का मतलब है उनके या उनका। Next word है thereon. From thereon a number of methods may be employed. इसके या उसके बाद से कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। So thereon का मतलब है इसके या उसके बाद। Next word है thereto. Ministers must reply thereto during the same session. मंत्रियों को उसी सत्र के दौरान इसका जवाब देना होगा। So thereto का मतलब है उसी। Thereunder. This savings plan is only available under the Finance Act of 1990 and any regulations made thereunder. यह बचत योजना केवल वित्त अधिनियम 1990 और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत उपलब्ध है। So thereunder का मतलब है उसके तहत। Therewith he grew well in his career. इसके साथ ही या वही से उन्होंने अपने करियर में अच्छा विकास किया। So therewith का मतलब है इसके साथ ही या फिर वही से। So friends, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पे एप्लीकेबल हो वहाँ पे इसका यूज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार। एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम इन तीन एडवर्ब्स का जो डिफरेंस है, इनका मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। हियर बाय, देयर बाय एंड वेयर बाय। देखिए, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, इनको देखा होगा, ज़्यादातर बुक्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता। बहुत से स्टूडेंट्स को ये तीनों वर्ड्स जो है वो बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं और समझ नहीं आती इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए आज आपको ये एक्सप्लेन करते हैं। किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं जी हियर बाय को। हियर बाय को आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा क्योंकि ये फॉर्मल वर्ड है, बुक्स में आपको नजर आता होगा। लीगल वर्ड है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो लॉयर्स वगैरह, ये मतलब कोर्ट्स वगैरह में जो यूज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये हियर बाय जो है वो काफी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हियर बाय जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है? बाय दिस, बाय मीन्स ऑफ दिस, इस तरह से उर्दू में कह सकते हैं। अच्छा, आपको समझा देती हूँ मैं थोड़ा सा कि क्यों यूज होता है। देखिए, हियर बाय जो है ना, इसका अपना इस कोई स्पेसिफिक मीनिंग आप नहीं कह सकते, मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से ये एक मीनिंग इसका हो सकता है, लेकिन ये इसको हियर बाय को यूज किया जाता है कि एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन के लिए। आई हियर बाय प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा
ये स्टेटमेंट यूज कीजिए जब वहाँ पर वो जो प्रीस्ट होते हैं वो शादी करवाते हैं, इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, तो कहते हैं आई हियर बाय प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब मैं अब इस बात को डिक्लेयर करता हूँ कि भी ऑफिशियली या लीगली अब ये जो दो लोग हैं ये अब हस्बैंड एंड वाइफ हो गए हैं, ठीक है, मतलब इनकी शादी हो गई है, ठीक। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी जो डिक्लेरेशन होती है ना, किसी चीज का ऐलान करना, किसी चीज को डिक्लेयर करना और उसको एक ऑफिशियल लेवल पर डिक्लेयर करना, ठीक है, कि अब ये चीज जो है ना ये ऑथेंटिक हो गई है, अब ये जो चीज लीगल हो गई है, या ये चीज जो है ऑफिशियल हो गई है, या ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है, कभी अब ये ऐसे होगा, तो किसी चीज की एक लीगल या ऑफिशियल डिक्लेरेशन के लिए ये वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। अब इसको एग्जांपल्स में आपको समझाती हूँ, और अगर आपने उसको उर्दू में मीनिंग करना है तो बाय दिस, मतलब ये जो अब ये कहने से ना, जो हम आगे जो स्टेटमेंट आ रही है इसके कहने से ना अब ये चीज फॉर्मल या लीगल हो गई है, ठीक है, इस तरह का इसका मतलब है, इस तरह से कह सकते हैं आप। जैसे कि आप देख लें, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हियर बाय डिक्लेयर दिस बिल्डिंग ओपन टू द पब्लिक। अब ये कोई जजमेंट आ सकती है, हो सकता है कोई केस चल रहा हो किसी बिल्डिंग के बारे में कि भाई यहाँ पर पब्लिक नहीं जा सकती है और दूसरी पार्टी कह रही है कि पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए, और जनाब जज साहब कहते हैं कि नाउ आई हियर बाय डिक्लेयर, कि अब मैं डिक्लेयर करता हूँ, मतलब चीज को मैंने ये लीगल कर दिया है कि भाई जनाब ये जो बिल्डिंग है ना अब ये लोगों के लिए ओपन है। तो आई हियर बाय डिक्लेयर मतलब कि इस तरह से मैं इस चीज को डिक्लेयर करता हूँ, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, ठीक। इसी तरह से बाय साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट, दो पार्टीज है उनके दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं ना, तो अब बाय साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट कि आप जो दोनों पार्टीज ने इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया है, तो यू हियर बाय एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि अब साइन करने के बाद ना आप जो है ना, जिसने भी साइन उस डॉक्यूमेंट के ऊपर किया है, अब आप इस चीज पे मतलब लीगल आपने कर दिया है, अब आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप एग्री करते हैं कि जो भी इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अब आप एग्री करते हैं, मतलब आप मान रहे हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, वो जो भी ऊपर लिखी गई है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, कि मतलब आप उस डॉक्यूमेंट के नीचे साइन करने से आपने इसको अब मान लिया है और लीगली मान लिया, मतलब अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन करेंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक। ये मतलब होता है हियर बाय करने का, ठीक। इसी तरह से जैसे आई हियर बाय सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड एक्यूरेट, ठीक। यहाँ पर भी जो है ना कोई इंसान जो कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करके उस पर साइन करके कह सकता है कि मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ इस बात को कि जो भी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी गई है या जो भी इन्फॉर्मेशन जिस भी सूरत में प्रोवाइड की जा रही है वो ट्रू है, वो सच है और एक्यूरेट है, मतलब बिल्कुल सही है। एक तो ट्रू है और फिर दूसरा ये एक्यूरेट है, मतलब उसमें किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन में कोई भी रद्द बदल नहीं की गई है, वो एक्जैक्टली वैसी की वैसी है, ठीक। अब ये होता है किस तरह हेयर बाय करने से, जो मैंने बताया कि लीगल डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं ना उनके अंदर इस वर्ड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और उसका मतलब डिक्लेरेशन होता है कि अब ये बात को माना जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है, और इस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस बात को माना जा रहा होता है, एग्री किया जा रहा होता है, डिक्लेयर किया जा रहा होता है, अगर उसकी वायलेशन की जाए तो लीगल एक्शंस भी हो जाते हैं उनके खिलाफ, ठीक। तो आई होप कि आपको हेयर बाय का मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा। अब है जी देयर बाय, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं ना, हेयर बाय, देयर बाय, वेयर बाय, तो ये कंफ्यूज करते हैं ये वर्ड्स। अच्छा, देयर बाय जो है ना वो यूज किया जाता है, समझ लीजिएगा, वन एक्शन और इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ और अकर्स बिकॉज़ ऑफ अनदर एक्शन और इवेंट मेंशन। ये ना कॉज एंड इफेक्ट को बताने के लिए इस्तेमाल, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है कि ये चीज हुई और इसके नतीजे में दूसरी चीज हुई, जिसको आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से, ठीक है ना। ये एक एक्शन हुआ, एक काम हुआ, और आप कह रहे हैं कि चूंकि ये एक्शन हुआ या ये काम हुआ तो इसकी वजह से दूसरा एक्शन या दूसरा काम हुआ, तो वो जो इसकी वजह से कहना होता है ना, तो वहां पर देयर बाय जो है इस्तेमाल होता है, ठीक। अभी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि शी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, उसने स्टॉक्स में, जो स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक एक्सचेंज होती है, वहां पर जो स्टॉक्स वगैरह खरीदे जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो शी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, देयर बाय और इसकी वजह से, ठीक है ना, मतलब वो जो उसने इन्वेस्टमेंट की एक एक्शन हुआ एंड देयर बाय, और इस एक्शन की वजह से इंक्रीजिंग हर वेल्थ ओवर टाइम, तो वक्त के साथ साथ वो अपनी जो वेल्थ है वो बढ़ाती रही, मतलब कि उसकी जो उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उसकी जो वेल्थ है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। अब ये न्यू लॉ इज इंप्लीमेंटेड, नया लॉ इंप्लीमेंट किया गया है, देयर बाय, और उस नए लॉ के इंप्लीमेंट करने की वजह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, कि उसको करने की वजह से रिड्यूसिंग क्राइम रेट्स इन द सिटी, तो जो क्राइम रेट है वो सिटी के अंदर वो रिड्यूस हुआ है, शहर के अंदर कोई नया लॉ बनाया गया है और चूंकि वो लॉ बनाया गया है तो उसकी वजह से क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है। नेक्स्ट इज शी एक्सरसाइज रेगुलरली, देयर बाय इंप्रूविंग हर ओवरऑल हेल्थ, मतलब उसने जो है ना रेगुलरली रोज, मतलब रोजाना कह सकते हैं, रेगुलर मुसलसल कह सकते हैं कि मुसलसल उसने एक्सरसाइज की, मतलब उसने अपनी एक्सरसाइज मिस नहीं की, देयर बाय इंप्रूविंग हर ओवरऑल हेल्थ, और इसकी वजह से जो उसने रेगुलरली एक्सरसाइज की उसकी वजह से उसने जो अपनी ओवरऑल हेल्थ है उसको इंप्रूव किया, उसको बेहतर बनाया। नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी वेयर बाय। वेयर बाय इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेट मींस और मेथड बाय व्हिच समथिंग इज अचीव्ड और ब्रॉट अबाउट। देखिए मैंने आपको देयर बाय बताया ना कि वो तो इस्तेमाल होता है कॉज एंड इफेक्ट, एक एक्शन हुआ और उसके नतीजे में दूसरा एक्शन हुआ, ठीक है, या उसकी वजह से दूसरा एक्शन हुआ, अगर पहला एक्शन होता तो दूसरा ना होता, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। वेयर बाय हम यूज करते हैं जब आपने कहना होता है कि इस एक काम हुआ और इसके जरिए से दूसरा काम हुआ, ठीक है, वहां पर हम कहते हैं कि इसके नतीजे में ऐसा काम देयर बाय में, और इसमें कहते हैं कि इसके जरिए से, मतलब ये चीज के जरिए से जो ना दूसरी चीज अचीव की गई है, ठीक है। जैसे इसको मैं बताती हूं आपको, इसका देखिए, शी इन्वेंटेड अ डिवाइस वेयर बाय यूजर्स कुड ट्रैक देयर फिटनेस स्कोर्स मोर एक्यूरेटली, कोई डिवाइस को इन्वेंट किया गया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, उसके जरिए से, उस डिवाइस को यूज करते हुए एक दूसरा रिजल्ट जो है वो अचीव किया, तो उसके जरिए से अचीव किया जा रहा है दूसरा रिजल्ट, और वो क्या है, क्योंकि अगर वो डिवाइस नहीं होगी वो मीन बन रही है, वो एक सोर्स बन रही है, वो जरिया बन रही है, तो वहां पर जब जरिया बताना होता है, कोई मीन बताना होता है, कोई सोर्स बताना होता है, तो वहां पर वेयर बाय यूज होता है कि उसके जरिए से जो यूजर्स हैं, जो उस मोबाइल को जो भी डिवाइस है या कोई ऐप हो सकती है, कोई भी ऐप है, उसके जरिए लोग जो है ना वो अपने फिटनेस गोल जो है वो बता कितनी कैलोरीज बर्न की है, कितना इंटेक गया है, कितनी बर्न की है, और आपको मजीद कितना, मतलब आपका क्या वेट है, जैसे फिटनेस गोल को जो अचीव करना चाहते हैं, जो खुद को फिट रखना चाहते हैं, मतलब आपका कितना इस वक्त जो वो फैट है बॉडी में, ये सारी चीजें जो एप्स वगैरह बताती हैं, ठीक है। इसी तरह से दे डिजाइन्ड अ वेबसाइट, उन्होंने एक वेबसाइट डिजाइन की, अब ये वेबसाइट को यूज करते हुए इसके जरिए से, ठीक है, ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये कोई सोर्स बताया जा रहा है कि किसी चीज को इस्तेमाल करते हुए कोई खास काम जो है ना वो हासिल किया जा रहा है, कोई खास रिजल्ट, तो दे डिजाइन द वेबसाइट, वो एक वेबसाइट को डिजाइन किया वेयर बाय, और उस वेबसाइट के जरिए से कस्टमर्स कुड ऑर्डर प्रोडक्ट्स विद ईज, कि कस्टमर्स जो है वो अब प्रोडक्ट को बहुत आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब उसका डिजाइन ऐसा है जो यूजर फ्रेंडली है और जिसकी वजह से कस्टमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना आसान हो गया है। अब नेक्स्ट है जी द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड क्लॉजेस वेयर बाय आइदर पार्टी कुड टर्मिनेट द एग्रीमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ नई क्लॉजेस कुछ ऐसी इंक्लूड की गई है, शामिल की गई है, और उन क्लॉजेस को यूज करते हुए उनके जरिए से जो भी पार्टी है, कोई दोनों जो भी पार्टीज उस एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, उनमें से कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी टाइम पर जो है एग्रीमेंट को टर्मिनेट, मतलब एग्रीमेंट को खत्म कर सकती है। तो मतलब अब मैं आपको बताती हूं हेयर बाय क्या है, थोड़ा सा इसको मैं मतलब एक्सप्लेन कर देती हूं। हेयर बाय क्या हो गया, हेयर बाय हो गया आप यूज करते हैं किसी चीज को डिक्लेयर करने के लिए, उसको ऑफिशियली लीगली डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, और देयर बाय यूज होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए, एक एक्शन हुआ और उस एक एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन हुआ उसका, ठीक है, और वेयर बाय हम यूज करते हैं
है जब हमने बताना होता है कि एक चीज हुई और उस चीज को यूज करते हुए उसके जरिए से कोई खास रिजल्ट जो है वो उसको हासिल किया गया। तो आई होप कि आपको तीनों जो एडवर्ब्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे, आपको आज के बाद इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कुछ और आप इस तरह से जानना चाहते हैं आप पूछते जाइए, मैं नोट डाउन कर रही हूँ और आपके लेसन आते जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। देबाई शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है?
देरबाय को हिंदी में हम इस कारण से कहते हैं। ये शब्द एक कठिनाई से या एडवर्ब है जिसका हिंदी अर्थ उस कारण से इस परिणाम में है। मतलब इस तरीके से जिससे एक परिणाम या परिणाम होता है। जैसे अगर आप कहना चाहें उसका मौत हो जाने से उसका परिवार आर्थिक संकट में फंसा, तो आप कहेंगे ही डाइड देयरबाय लीविंग हिज फैमिली इन फाइनेंशियल क्राइसिस। या अगर आप कहना चाहें कि उसने मेहनत की जिससे उसने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए, तो आप कहेंगे ही स्टडीड हार्ड देयरबाय अचीविंग एक्सीलेंट ग्रेड्स। देयरबाय के पर्याय शब्द हैं उसी के द्वारा, इसलिए और इस प्रकार। आशा है आपको इस शब्द का हिंदी अर्थ समझने में मदद मिली होगी। जल्द ही मिलेंगे। देयरबाय देयरबाय का मतलब हिंदी में इस प्रकार से, उससे, उसके द्वारा होता है। अगर आप इंग्लिश के और कई शब्दों को हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देयरबाय का हिंदी अर्थ होता है उसके द्वारा, उससे, इस प्रकार से या जिसके चलते। चलिए दोस्तों इसे और अच्छे समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। देयरबाय हैंग्स अ टेल, इसका हिंदी अर्थ होता है जिससे एक कहानी लटक जाती है। इसी तरह दूसरा और आखिरी एग्जांपल है हमारा ही बिकेम अ सिटीजन देयरबाय गेनिंग द राइट टू वोट। इसका हिंदी अर्थ होता है वो एक नागरिक बन गया जिससे उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ देयरबाय का हिंदी अर्थ काफी अच्छे समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। देयरबाय का अर्थ होता है फलस्वरूप, उससे, उसके कारण, इस प्रकार से, जिसके चलते या उसके द्वारा। इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। ही बिकेम अ सिटीजन देयरबाय गेनिंग द राइट टू वोट। वह एक नागरिक बन गया जिससे या जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके चलते उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ या मिल गया। देयरबाय द पब्लिशर्स फाइनल प्रॉफिट वुड ड्रॉप सम 60%, सो ही वुड नीड टू रेज हिज प्राइस। जिससे इसके परिणाम स्वरूप या इसके कारण प्रकाशक का अंतिम लाभ कुछ 60% घट जाएगा, इसलिए उसे अपनी कीमत बढ़ाने की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी। चैनल को भी वीडियो से जगह जाकर देख सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं रेवेन्यू का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि रेवेन्यू वर्ड का हमें सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो के एंड में बताया गया है कि रेवेन्यू वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू की प्रोनाउंसिएशन है REV रेव, ENUENU रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम रेवेन्यूज भी कहते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब होता है मनी दैट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। धन जो एक व्यवसाय या संगठन समय के साथ प्राप्त करता है, विशेष रूप से सामान या सेवाओं को बेचने के बाद, तब उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। मनी दैट द गवर्नमेंट रिसीव्स फ्रॉम टैक्स, सरकार को टैक्स से जो पैसा मिलता है उसे भी रेवेन्यू कहा जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं विद द वर्ड रेवेन्यू। फ्रांस derives 16% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एयर फ्रेट। फ्रांस derives 16% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एयर फ्रेट। फ्रांस को हवाई माल ढुलाई से 16% मुनाफा प्राप्त होता है। The government gets a revenue from taxes. The government gets a revenue from taxes. करों से सरकार को आमदनी प्राप्त होती है। Company revenue rose 4% last year. Company revenue rose 4% last year. पिछले साल कंपनी का मुनाफा 4% बढ़ा। The company has an annual revenue of about $8 million. The company has an annual revenue of about $8 million. कंपनी की वार्षिक आय लगभग $8 मिलियन है। तो आइए हम रेवेन्यू के सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द देख लें। अर्निंग्स आय, फंड पूंजी, गेन मुनाफा, वेल्थ संपत्ति। वही रेवेन्यू के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स विलोम शब्द है। डेब्ट ऋण, तो जहां एक और रेवेन्यू का मतलब होता है आय या आमदनी, वहीं उसका ऑपोजिट है डेब्ट या ऋण। लॉस नुकसान, पेमेंट भुगतान, एक्सपेंसेस खर्च। तो सिंपल शब्दों में रेवेन्यू का मतलब होता है कर, आय, आमदनी, मुनाफा, सालाना महसूली, राज्य की आय या वार्षिक आय। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप रेवेन्यू शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। Thank you for watching this video. Meet you next time with a new word. Until then, keep learning, read lot of books. वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो। तो आज हमारा बेसिक ऑफ डिस्कशन है 5 अकाउंटिंग टर्म जिसका नाम है रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। ये लास्ट वाले से थोड़ा बच कर रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म है रेवेन्यू। सर रेवेन्यू मतलब क्या होता है? देखिए अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक्चुअल सेल प्रोसीड। जब भी आप किसी गुड्स को सेल करते हो, सर्विस को रेंडर करते हो, उससे जो भी आपको पैसे मिलते हैं, जो भी आपको चीज मिलता है, उन सब चीज को आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू बोलते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मार्कर है। अब एक मार्कर को बनाने में मुझे 10 रुपए लगते हैं। अब इस 10 रुपए के मार्कर को मैं बेच देता हूं 100 रुपए में। ये देखिए 100 रुपए आके लग गया। तो ये 100 रुपए क्या है? मेरा रेवेन्यू है। सर उसका दाम तो 10 था, लेकिन मुझे बेच के कितना मिला? सर 100 रुपए। तो 100 रुपए मेरा रेवेन्यू। अगर मैं इस मार्कर को बेच के 500 रुपए में लाता तो 500 रुपए क्या होता है? मेरा रेवेन्यू। सर 10 रुपए के मार्कर को अगर मैं 1 रुपए में भी बेचता ना तो वो 1 रुपए क्या होता है? मेरा रेवेन्यू। तो आप रेवेन्यू का मतलब समझ गए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वेरी गुड। अब दूसरे टर्म को जा सकते हैं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जब भी आपका रेवेन्यू जो आप गुड्स को बेच के जो भी पैसा लाते हो वो अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, किससे? एक्सपेंसेस से, खर्चों से, तो आप उसे क्या बोलते हो? इनकम का नाम लेते हो। आप उसे रेवेन्यू नहीं बोलते। रेवेन्यू मतलब गुड्स बेचो पैसा आया, रेवेन्यू। लेकिन जो गुड्स बेचने के बाद जो पैसा आया, आप उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस को घटाओगे, उसके बाद अगर आपके पास कुछ बच गया ना तो वो आपका इनकम हो गया। सपोज करिए कि मैं मार्कर को बेचता हूं, तो मार्कर को बेच के मेरे पास 500 रुपए है, तो ये लीजिए मैंने रेवेन्यू के पास 500 रुपए खटक। और इस मार्कर को बेचने में मुझे 200 रुपए के एक्सपेंसेस लग गई, तो ये देखो 200 रुपए लग गया खटक। तो अब बताइए जरा सा, मेरे पास रेवेन्यू कितना? मेरा 500, एक्सपेंसेस कितना? मेरा 200, तो मेरा इनकम कितना हो गया? 300। सर एक काम करना, आप क्लास के बाद ये बोर्ड को साफ करने मुझे देना। अच्छा चलो पढ़ाई करो। तो बताइए इनकम मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जब भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा तो आपके पास क्या आना है? इनकम। प्रॉफिट नहीं आना है, इनकम आना है। प्रॉफिट दूसरा कुछ है, मैं समझाता हूं। देखिए तीसरा शब्द है हमारा प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। यहां पे रेवेन्यू वर्ड नहीं है, टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। अगर आप बिजनेस करते हो जिसमें आप मार्कर भी बनाते हो, पेन भी बनाते हो, पेंसिल भी बनाते हो, कॉपी बनाते हो, इन सारी चीज का रेवेन्यू को आप टोटल कर लो, ठीक है? और उन सारी चीज के एक्सपेंसेस को टोटल कर लो। अगर आपका रेवेन्यू उस सारे एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है तो आप उसे क्या बोलते हो? प्रॉफिट बोलते हो। एक बार फिर से पढ़ना, एक्सेस ऑफ। स्वागत है आपका टूल चैनल पर। दोस्तों एक फिक्स टाइम में एक कंपनी जितने अमाउंट के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करती है उसे हम उस कंपनी के फिक्स टाइम का रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू को टोटल सेल्स या सिर्फ सेल्स या टर्नओवर भी कहा जाता है। सपोज एक कंपनी बस 2 प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी। ए का प्राइस है 10 रुपए और बी का प्राइस है 20 रुपए। और अगर कंपनी ने लास्ट एक साल में ए और बी दोनों की 10-10 क्वांटिटी सेल की है तो लास्ट एक साल में कंपनी ने टोटल 100 रुपए का प्रोडक्ट ए और 200 रुपए का प्रोडक्ट बी बेचा है। और इस तरह कंपनी का लास्ट एक साल का रेवेन्यू हो जाएगा 100 रुपए प्लस 200 रुपए यानी 300 रुपए। दोस्तों बढ़ता रेवेन्यू अच्छा तो माना जाता है, पर ये कंपनी के प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बताता, और इसलिए हम बस रेवेन्यू से एक कंपनी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
ऑनलाइन वीडियो डिक्शनरी वर्ड इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कई बार जिक्र सुनते हैं उस कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, या फिर उस आदमी का बहुत अच्छा रेवेन्यू है, या फिर वो काफ़ी रेवेन्यू जो वो अर्न करता है। तो आप सोचते हैं यार ये रेवेन्यू सौदा क्या है, समझ तो नहीं आ रहा रेवेन्यू। तो देखिए आज आपको बताते हैं रेवेन्यू का हिंदी में सीधा सा और साफ मतलब। देखिए कोई इंसान कमाता है या कोई कंपनी पैसा कमाती है, और उस कमाई को यानी उस मंथली इनकम या ईयरली इनकम को ही उस कंपनी का या उस इंसान का रेवेन्यू कहा जाता है, जिसका जिक्र आपके सामने चल रहा है। यानी किसी इंसान की कमाई को ही कहा जाएगा उसका रेवेन्यू। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग जान पाए रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। जानकारी चलेगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए और कमेंट में बताइए जानकारी कैसी लगी, क्या नया जानना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के क्वेश्चन वीडियो में हम जानेंगे रेवेन्यू के विषय में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर रेवेन्यू क्या होता है और रेवेन्यू कितने टाइप के होते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए रेवेन्यू इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और हम समझेंगे कि आखिर ये जो रेवेन्यू है इसको समझना जरूरी क्यों होता है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टर्म है रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी जब अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर जो पैसा अर्न करती है, मान लीजिए कोई शोरूम है, कार का शोरूम है, और उसने पूरे 1 साल के अंदर अपनी 15 कारें बेची, जिनकी एक कार की कीमत 20 लाख रुपए थी। तो अब यहाँ पर 15 कारों का अगर 20 लाख रुपए से जोड़े तो यहाँ पर 3 करोड़ रुपए होता है। तो ये माना जाएगा कि वो जो शोरूम है उसकी जो रेवेन्यू है उस साल की वो यहाँ पर 3 करोड़ है। यानी कि कोई भी बिजनेस जितने भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचकर जो पैसा उसको मिलता है, जो उसकी जो इनकम होती है, जो सेल्स होती है, उसको वो रेवेन्यू कहता है। इस रेवेन्यू को हम 2 नामों से और जानते हैं। पहला होता है सेल्स और दूसरा होता है टर्नओवर। कई बार आपने सुना होगा जब बड़े बिजनेस की बात होती है तो वहां पर बोला जाता है कि ये जो बिजनेस है इसका टर्नओवर इतने लाख करोड़ का है या इतने हजार करोड़ का। तो ये जो टर्नओवर है या सेल्स है या रेवेन्यू है ये एक ही शब्द है। अब दोस्तों ये जो रेवेन्यू होता है ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रॉस रेवेन्यू और दूसरा होता है नेट रेवेन्यू। दोस्तों ग्रॉस रेवेन्यू में वो अमाउंट होता है जिसमें खर्चे भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू 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 का अर्थ होता है राजस्व, आय, आमदनी या मुनाफा। इसको इन सेंटेंसेस से अच्छे से समझ लेते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस। द गवर्नमेंट गेट्स मतलब कि सरकार को प्राप्त होता है, रेवेन्यू मतलब कि राजस्व, और फ्रॉम टैक्सेस मतलब कि करों से। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि सरकार को करों से या टैक्स से राजस्व प्राप्त होता है। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रेवेन्यू दिस ईयर। वी आर एक्सपेक्टिंग मतलब कि हम उम्मीद कर रहे हैं, गुड रेवेन्यू मतलब कि अच्छी आय की, अच्छे मुनाफे की, और दिस ईयर मतलब इस साल। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि इस साल हम अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। चैनल को भी वीडियो से जगह जाकर देख सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabulary. In this lesson, we're going to learn the meaning of implement. It was a request by MSM, and MSM, here's your lesson. Implement means to put things in action. किसी भी चीज को अगर आप एक्शन में ले आए, उसको अमल में ले आए, तो इसका मतलब है आपने उस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, ये कोई आइडिया हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, इवन कि कोई लॉ भी हो सकता है, यहाँ तक कि कोई मशीन भी हो सकती है जिसको कि आपने काम पे एक्शन में आप अगर उसको ले आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस मशीन को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, देखिए कोई प्लान है, कोई आइडिया है, कोई स्ट्रेटजी है, वो या तो पेपर पे है या आपके ख्याल में है, आपके माइंड में है। ठीक है, जब आपने उसको अपने माइंड से या उस पेपर से निकाल कर उसको एक्शन में उसको ले आए हैं, उसको प्रैक्टिकली उसको जो है ना आपने प्रैक्टिस में ले आए हैं, उसको आप अमल में ले आए हैं, तो इसका मतलब है कि उस प्लान को, उस स्ट्रेटजी को, उस आइडिया को आपने इंप्लीमेंट कर दिया है। मशीन के लिए मैं जो कह रही थी, एग्जांपल दे रही थी, तो उसको इस तरह से समझिए कि जैसे कोई न्यू मशीनरी है, अभी वो पड़ी हुई है, वो वर्क नहीं कर रही है। जब आपने उस मशीनरी को फिट कर दिया है और फिट करने के बाद जब आपने उसको उसको जो है ना वो काम पे लगा दिया, वो एक्शन में आ गई है, वो काम करने लग गई है, तो इसका मतलब है कि आपने उस मशीनरी को इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब आप उसको एक्शन में ले आए, कोई आइडिया, कोई स्ट्रेटजी, कोई सिस्टम, कोई लॉ हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, कोई भी चीज अगर आप उसको एक्शन में ले आए हैं, उसको अमल में ले आए हैं, उसको काम में ले आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस आइडिया को, उस स्ट्रेटजी को, उस लॉ को, उस रूल को इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको इंप्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आपका एग्जांपल इज दिस प्लान इज यूजलेस एंड नो वन वुड एग्री टू इंप्लीमेंट इट। देखिए कोई प्लान है और उस प्लान के बारे में एक इंसान कह रहा है कि ये प्लान यूजलेस है, मतलब कि ये काम का नहीं है, और नो वन वुड एग्री टू इंप्लीमेंट इट, कि कोई भी इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए, कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, कि इसको प्रैक्टिकली इसको जो है ना एक्शन में ले आया जाए, उसके लिए एग्री नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लान जो है ये यूजलेस है। मतलब पेपर में है प्लान, लेकिन उसको आप एक्शन में नहीं ला सकते, कोई एग्री नहीं करेगा कि हाँ इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, आ सेकंड एग्जांपल इज न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। कि जो नई कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई अदारा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन अदारा है, उसमें कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। ठीक है, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये अभी तो एक्शन में नहीं है, अभी तो इनको एक्शन में नहीं लाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ से ये एक्शन में आ जाएंगे, मतलब कि नेक्स्ट मंथ से इनको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल इज गवर्नमेंट इज अबाउट टू इंप्लीमेंट अ न्यू टैक्स पॉलिसी। कि जो गवर्नमेंट है वो एक नई टैक्स पॉलिसी जो है वो उन्होंने लिखी हुई है, उनके पेपर में तो है, उन्होंने बना ली है न्यू टैक्स पॉलिसी। ठीक है, लेकिन वो अब जो है कुछ ही अरसे में इस नई टैक्स पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देगा, मतलब कि उसको लागू कर देगा, उसको एक्शन में ले आएंगे, उसको अमल में ले आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, kindly subscribe to my channel and I see you next lesson. Allah Hafiz. हिंदखोज डिक्शनरी वर्ड ऑफ डे में आप सभी का एक बार स्वागत है। हमारा आज का वर्ड ऑफ डे है IMPLEMENT, और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं इम्प्लीमेंट। इसका यूज़ वर्ब यानी क्रिया की तरह किया जाता है, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है अमल में लाना। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होता है टू स्टार्ट यूजिंग अ प्लान और अ सिस्टम। आइए अब जानते हैं इम्प्लीमेंट वर्ड का सिनोनिम्स, जो हो सकते हैं एग्जीक्यूट, परफॉर्म, अप्लाई। सिनोनिम्स के बाद जानते हैं इस वर्ड के एंटोनिम्स, जो हो सकते हैं डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बाद जानते हैं इम्प्लीमेंट वर्ड का यूज एज अ वर्ब यानी क्रिया की तरह सेंटेंस में कैसे करेंगे। RBI हैज गिवन टाइम टिल March 2023 टू बैंक्स टू इम्प्लीमेंट न्यू सिस्टम टू रिप्लेनिश कैश इन ATMs। RBI ने बैंकों को ATM में कैश भरने की नई व्यवस्था को अमल में लाने के लिए मार्च 2023 तक का समय दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में इम्प्लीमेंट वर्ड से एक सेंटेंस बनाकर जरूर बताएं। कुछ ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वर्ड के लिए हिंदखोज डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश वर्ड चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वर्ड लेकर के आएंगे, और वो वर्ड है IMPLEMENT। इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट IMPLEMENT
IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। और इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो है कार्यान्वित करना। जब किसी काम को हम इंप्लीमेंट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं, तो हम एक वर्ड यूज लेते हैं इंप्लीमेंट। आप अपनी रूटीन लाइफ में इसका यूज लीजिए। ये वर्ड बहुत आसान है, IMPLEMENT, इंप्लीमेंट करना, किसी काम को कार्यान्वित करना, उसको करना, ये होता है इंप्लीमेंट करना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वर्ड हमारे इंग्लिश वर्ड चैनल पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं और इसी तरीके के इंग्लिश वर्ड अगर आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश वर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इंप्लीमेंट का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन, और साथ में देखेंगे कि इंप्लीमेंट वर्ड का हमें सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले इंप्लीमेंट की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट। इंप्लीमेंट को हम इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटिंग भी कहते हैं। तो इंप्लीमेंट का मतलब होता है टू स्टार्ट यूजिंग अ प्लान और सिस्टम, किसी योजना या प्रणाली का उपयोग शुरू करने को इंप्लीमेंट करना कहते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं विद द वर्ड इंप्लीमेंट। The changes to the national health system will be implemented next year. The changes to the national health system will be implemented next year. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में बदलाव अगले साल लागू किया जाएगा। The government failed to implement the plan. The government failed to implement the plan. योजना को लागू करने में सरकार विफल रही। We have decided to implement the committee's recommendations in full. We have decided to implement the committee's recommendations in full. हमने समिति की सिफारिश को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। The implementation of the peace plan. The implementation of the peace plan. शांति योजना का क्रियान्वयन। तो आइए हम इंप्लीमेंट के सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द देख लेते हैं। कैरी आउट, अंजाम देना, अप्लाई, लागू करना, एग्जीक्यूट, कार्यान्वित करना, परफॉर्म, काम करना। वहीं इंप्लीमेंट के एंटोनिम्स या विलोम शब्द या ऑपोजिट वर्ड्स हैं कैंसिल, रद्द करना। तो जहां एक और इंप्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना या अमल में लाना, वहीं उसका ऑपोजिट वर्ड है कैंसिल यानी रद्द करना। सीज, बंद करना, एग्जेम्प्ट, छूट देना, रिजेक्ट, अस्वीकार करना। तो साधारण शब्दों में इंप्लीमेंट का मतलब होता है कार्यान्वित करना, अमल में लाना, किसी चीज को अंजाम देना, अनुबंध करना या कार्यान्वयन करना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट्स में आप इंप्लीमेंट शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। Thank you for watching this video. Meet you next time. Until then, keep learning, read lot of books and stay happy. हे देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी क्लासरूम। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट, इस वीडियो में हम ये जानेंगे ये जो वर्ड है इंप्लीमेंट, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, और इंप्लीमेंट के रिलेटेड एक सेंटेंस भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं लागू। लागू यानी एस्टैब्लिश करना, लागू। ये लागू किसी भी तौर पर कहा जा सकता है। किसी को इंप्लीमेंट करना, कोई भी चीज़ को इंप्लीमेंट करना, कोई भी मशीन, कोई भी कपड़ा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बहुत ही बड़ा कंपनी, तो उसे हम कहेंगे इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट का सीधा तौर मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ दिमाग में है या तो फिर रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है पर उसको अभी तक बनाया नहीं है, और जब उसको बना लेंगे उसे हम कहेंगे इंप्लीमेंट, मतलब इंप्लीमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने अगर एक कंपनी खोलने की सोची, अभी उसके दिमाग में ही है कि कंपनी इस तरह से बनेगा, इतने लोग होंगे, इतने काम होंगे, किस चीज़ का कंपनी बनेगा, कंपनी में क्या काम होंगे, सिर्फ दिमाग में है या फिर रिटन फॉर्म में किसी पेपर में लिखा हुआ है, अभी उसको बनाया नहीं गया। फिर जब उसके ऊपर काम करना शुरू हुआ, कंपनी बनी, रिक्रूटमेंट हुए, सिलेक्शन हुए और सारे लोग आने लगे, काम शुरू हो गया, इसे हम कहेंगे इंप्लीमेंट। जो दिमाग में था उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया, यानी उन्होंने उसको बनाया, उन्होंने उसको काम में लाया, उसे हम कहेंगे इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट यानी कोई भी काम को, कोई भी चीज़ को इंप्लीमेंट करना, जाहिरी तौर पर उसको दिखाना, उसे हम कहेंगे इंप्लीमेंट। अब इस इंप्लीमेंट के लिए एक सेंटेंस भी देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट व्हाट यू डिसाइड। द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट व्हाट यू डिसाइड। आप जो तय करेंगे सरकार उसे लागू करेगी। मतलब आप जो बताएंगे, आप जो स्ट्रेटेजी बताएंगे, आप जो काम बताएंगे, सरकार उसे लागू करेगी। अब आप बताएंगे कि लड़कियों की सुरक्षा और भी कड़क होनी चाहिए और भी बढ़नी चाहिए, तो सरकार उसे अब काम पे लाएगी, मतलब जाहिर तौर पर लागू करेगी और उसे इंप्लीमेंट करेगी, उसे एस्टैब्लिश करेगी, ताकि पकड़े जाए कोई भी लड़कियों के साथ बुरा काम ना हो और लड़की सेफ रहे। उस तौर पर सरकार अब ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएगी, ऐसे काम करेगी, ऐसे प्लान बनाएगी कि जो भी बुरे काम हो रही लड़की के साथ वो बंद हो जाएगा। मतलब सरकार उस पर इंप्लीमेंट करेगी, सरकार उसे इंप्लीमेंट करेगी, सरकार उसे लागू करेगी जाहिर तौर पर। सो आई होप आपको इस वीडियो का टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ वोकैबुलरीज, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी वोकैब आपके बेटर कम्युनिकेशन के लिए। तो आज का वर्ड है आपके पास में इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। यहाँ पे वर्ब एज अ नोट डाउन नहीं हुआ है, बट इंप्लीमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लागू करना, और नाउन की तरह उसका मतलब होता है एक आपका हथियार, अ टूल, दैट इज इंप्लीमेंट। चलिए एग्जांपल देखते हैं नाउन की तरह, क्योंकि वर्ब की तरह यहाँ पर नहीं है, फिर और कभी मैं इसको एज अ वर्ब यूज करके आपको किसी वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आज का फर्स्ट एग्जांपल है, फार्मर यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंप्लीमेंट्स टू मेंटेन देयर फार्म्स। अपने फार्म्स को मेंटेन करने के लिए जो फार्मर है, जो किसान है, वो डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल है, कारपेंटर यूजेस यूनिक टाइप ऑफ इंप्लीमेंट्स इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर। जो कारपेंटर है वो बहुत ही यूनिक टाइप के इंप्लीमेंट्स फर्नीचर बनाने में करता है। थर्ड एग्जांपल है, टू नो अबाउट द क्लाइमेट कंडीशंस, टेक्नीशियंस हैव गॉट न्यू इंप्लीमेंट्स। क्लाइमेट कंडीशन के बारे में जानने के लिए टेक्नीशियंस को क्या मिला, कुछ नए हथियार मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वर्ड इंप्लीमेंट जिसका मतलब होता है हथियार। मिलेंगे नए वीडियो में नए वर्ड के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट माय फ्रेंड्स। आज का शब्द है इंप्लीमेंट। इसका अर्थ होता है अमल में लाना, अनुबंध करना या व्यवहार में लाना। इस शब्द के उदाहरण है, द गवर्नमेंट फेल्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान। योजना को लागू करने में सरकार विफल रही। दिस रूल इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। इस नियम को लागू करना मुश्किल है। इंप्लीमेंटेड का क्या अर्थ होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। इंप्लीमेंटेड का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो जिसे इंप्लीमेंट किया गया हो या जो इंप्लीमेंट किया गया हो उसे एडजेक्टिव के रूप में हम इंप्लीमेंटेड कह सकते हैं। इसके अलावा इंप्लीमेंटेड जो है वो इंप्लीमेंट का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि इंप्लीमेंट की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है इंप्लीमेंटेड। और इंप्लीमेंट का अर्थ होता है कार्यान्वयन करना, अनुबंध करना, कार्यान्वित करना या अंजाम देना, यानी कि किसी चीज को किसी काम में लगा देना, या कोई कानून कोई नियम है जिसे हम कार्यान्वयन उसका कर देते हैं, यानी कि उसको काम की हालत में ला देते हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करना कहा जाता है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि नई नीति को 2 साल की अवधि के लिए कार्यान्वित किया गया था, तो आप कहेंगे द न्यू पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड ओवर अ 2 ईयर पीरियड। द न्यू पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड ओवर अ 2 ईयर पीरियड। या अगर आप ये कहना चाहें कि इन नीतियों को
कभी भी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया तो आप कहेंगे दीज पॉलिसीज हैव नेवर बीन फुली इंप्लीमेंटेड। दीज पॉलिसीज हैव नेवर बीन फुली इंप्लीमेंटेड। या अगर आप ये कहना चाहें कि इन सुधारों को अब स्कूलों में व्यापक रूप से लागू किया गया है तो आप कहेंगे दीज रिफॉर्म्स हैव नाउ बीन वाइडली इंप्लीमेंटेड इन स्कूल्स। दीज रिफॉर्म्स हैव नाउ बीन वाइडली इंप्लीमेंटेड इन स्कूल्स। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इम्प्लीमेंट 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 का अर्थ होता है हथियार, औजार, सामान, उपकरण, कार्यान्वयन करना, अंजाम देना, कार्यान्वित करना, अमल में लाना, कार्यान्वयन करना या लागू करना। इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। द गवर्नमेंट फेल्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान। सरकार योजना को लागू करने में विफल रही। द बेस्ट इंप्लीमेंट फॉर डिगिंग अ गार्डन इज अ स्पेड। बगीचे को खोदने के लिए सबसे अच्छा औजार एक फावड़ा है। चैनल को भी वीडियो से जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेरेमोनियस का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सेरेमोनियस का अर्थ होता है जो किसी सेरेमनी से संबंधित हो या किसी सेरेमनी के अकॉर्डिंग हो, उसको सेरेमोनियस कहा जाता है, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अर्थ होता है औपचारिक, संस्कार संबंधी, शिष्टाचार, प्रथानुयायी या सौजन्य। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वे इन गतिविधियों को औपचारिक और जीवंत बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कहेंगे दे ट्राई टू मेक दीज एक्टिविटीज सेरेमोनियस एंड लाइवली। या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने एक औपचारिक भाव के साथ चित्र का अनावरण किया तो आप कहेंगे ही अनवेल्ड द पिक्चर विद सेरेमोनियस जेस्चर। ही अनवेल्ड द पिक्चर विद सेरेमोनियस जेस्चर। या अगर आप ये कहना चाहें कि उनका औपचारिक अभिवादन हार्दिक नहीं लग रहा था तो आप कहेंगे देयर सेरेमोनियस ग्रीटिंग डिड नॉट सीम हार्टफेल्ट। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सेरेमनी 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 का अर्थ होता है समारोह, अनुष्ठान, रस्म, धर्मक्रिया, संस्कार, दस्तूर, विधि या रीति। इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। द वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड इन मे। शादी समारोह मई में आयोजित किया जाएगा। द ओपनिंग सेरेमनी इज शेड्यूल्ड फॉर फ्राइडे। उद्घाटन समारोह शुक्रवार के लिए निर्धारित किया गया है। चैनल को भी वीडियो से जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिचुअल्स। बहुत बार हम रिचुअल वर्ड सुनते हैं किसी शादी प्रोग्राम में या फिर किसी पूजा पाठ में। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तब जो है वो इस तरीके से जो कार्य होते हैं उनमें जो है वो रिचुअल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और हम सोचते हैं कि रिचुअल्स क्या होता है। तो रिचुअल्स क्या होता है कि जब भी कोई शादी ब्याह या फिर कोई पूजा करवाते हैं तो उनमें जो रस्म रिवाज होती है, यानी कि जो रस्में होती है जिसे सभी लोग उसी तरीके से, यानी उसकी एक प्रोसेस होती है और उसी प्रोसेस के हिसाब से जब उसे निभाते हैं तो उसे रिचुअल बोला जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है रस्म रिवाज, संस्कार या कोई धार्मिक क्रिया, पद्धति या अनुष्ठान। उम्मीद करते हैं कि आप रिचुअल्स के बारे में जान पाएंगे। हमारी वेबसाइट है, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। रिचुअल्स 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 का अर्थ होता है अनुष्ठान, विधि शास्त्र, धार्मिक संस्कार, धार्मिक क्रिया, शास्त्र विधि, दस्तूर संबंधी, रस्म संबंधी, औपचारिक या क्रिया पद्धति। इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। मैनी कस्टम्स एंड रिचुअल्स आर एज ओल्ड एज द हिल्स। मैनी कस्टम्स एंड रिचुअल्स मतलब कि कई रिवाज और अनुष्ठान, आर एज ओल्ड मतलब कि इतने पुराने हैं, एज द हिल्स जितने की पहाड़ या पहाड़ों जितने। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि कई रीति रिवाज और अनुष्ठान पहाड़ों जितने पुराने हैं। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल और रिलीजियस रिचुअल्स। वी शुड रिस्पेक्ट मतलब कि हमें सम्मान करना चाहिए, ऑल और रिलीजियस रिचुअल्स मतलब अपने सभी धार्मिक अनुष्ठानों का। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमें अपने सभी धार्मिक अनुष्ठानों का सम्मान करना चाहिए। चैनल को भी वीडियो से जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Transverse. Situated or lying across, side to side, relative to some defined forward direction. Not tangent, so that a non-degenerate angle is formed between the two things intersecting. Transverse. 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 आड़ा, अवशिखर अनुप्रस्थ व्यास, आड़ा, माला रेखा, शीर्ष अनुप्रस्थ चाप, श्रोणि पर्यंत अनुप्रस्थ व्यास, तिर्यक अनुप्रस्थ। The transverse beam supported the structure above it. अनुप्रस्थ किरण ने इसके ऊपर की संरचना को सहारा दिया। The engineer explained the transverse measurements in detail. अभियंता ने पार्श्व माप को विस्तार से समझाया। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है जानेंगे। ट्रांसवर्स का मतलब होता है आड़ा, तिरछा कटा, अनुप्रस्थ। अब चलिए इसके एग्जांपल से इसको और अच्छी तरह समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सर्पेंट का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सर्पेंट का अर्थ होता है सांप, सर्प, भुजंग, धूर्त, दुष्ट आदमी, एक किस्म की आतिशबाजी या धोखेबाज व्यक्ति। यानी कि कोई धोखेबाज व्यक्ति होता है या दुष्ट आदमी होता है तो उसको भी सर्पेंट कहा जाता है। इसके अलावा सांप को सर्पेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि सर्प ने अपने शिकार को मोहित कर लिया तो आप कहेंगे द सर्पेंट फैसिनेटेड इट्स प्रे। द सर्पेंट फैसिनेटेड इट्स प्रे। या अगर आप ये कहना चाहें कि उसके बगल में एक सांप है तो आप कहेंगे देयर इज अ सर्पेंट बिसाइड हिम। देयर इज अ सर्पेंट बिसाइड हिम। या अगर आप ये कहना चाहें कि वह धोखेबाज व्यक्ति है तो आप कहेंगे ही इज अ सर्पेंट। ही इज अ सर्पेंट। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो